ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के इस मंच पर आप सभी का स्वागत। साथियों, 11:30 हो रहा है और ये सेशन हमारा रिकॉर्डेड है। मानव सभ्यता जब से शुरू हुई उसमें जो बदलाव आए और उन बदलावों के ऊपर आम जनजीवन पे और किस सिस्टम में किस तरह से बदलाव से किन लोगों ने किन लोगों को ठगा, मानव ने मानव को आपस में किस तरह से निचोड़ा, ये व्यवस्था फिलोसॉफी के तहत हम आज डिस्कस करेंगे और आंकड़ों से करेंगे, जिसको जयदयाल सिंह जी मान साहब हमारे बीच उपस्थित है जो अकाउंट सेक्शन से है। बार्टर मेथड से जब हम इस मुद्रा के मेथड में आए, नमस्कार, रूपचंद जी भी हमारे सेकंड पैनलिस्ट हैं जो फिलोसॉफी में कहेंगे। तो रूपचंद जी, मैंने जस्ट शुरू किया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बार्टर मेथड से जब हमने मुद्रा के रूप में इस मानव सभ्यता को स्थापित किया, उस स्थापना में जिस तरीके से मानव ने कमाई करके उस मुद्रा की जो कमाई की, उसका कैसे लोगों ने किस तरीके से आपस में लूट खसोट की और किस तरह से सत्ता के मार्फत उन्होंने पैसे को कब्जे किया, मुद्रा को कब्जे किया और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा। हम जब देखते हैं तो एक व्यवस्था तो मानव ने ये पैदा की कि भाई एक सरकार बनाई, डेमोक्रेसी के रूप में समझो या डिक्टेटरशिप के रूप में समझो, पहले भी था। तो मुद्रा का कलेक्शन होता था, टैक्स के रूप में होता था। टैक्स के कई तरह के टैक्स थे, आज भी 5 तरह के टैक्स लगभग यहाँ चालू है। वन नेशन वन टैक्स का नारा जरूर दिया जाता, लेकिन बहुत सारे टैक्स सरकार की ओर से भी है। सेस का टैक्स है जो ये कहता है कि पर्टिकुलर काम के लिए हम आपसे पैसा ले रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा ले रहे हैं, ये 1% से, शिक्षा के ऊपर 4% से ले रहे हैं, इसी तरह से PMGSY ये सड़कें बन रही, इसके लिए अलग से, यानी जो टैक्स इधर है GST और ये है तो है ही, लेकिन उसके सिवाय भी टैक्स है। पेट्रोल के इनको ऊपर वेट का एक प्रावधान है जो स्टेट को दे, वैल्यू एडेड, जिस वेट के मार्फत ये ले लेते हैं। सरचार्ज और लगा देते हैं। 5 साल तक इनको GST के तहत देना था वापस, तो उसके लिए इन्होंने सरचार्ज लगा दिया और उस सरचार्ज के ऊपर लेकर के अभी तक 5 साल ही इनमें पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो कमाने वाले राज्य थे और कुछ माइनस वाले राज्य थे उनको बैलेंस करना था GST काउंसिल के द्वारा, वो भी अभी तक हुआ नहीं। पूरा विस्तृत मान साहब बता पाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ ये प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि इसके पैरेलल एक व्यवस्था खड़ी है जो मानव ने बनाई है, मंदिर में खड़ी है, चंदे के रूप में ले रहे हैं, मंदिर का टैक्स भी अलग से कुछ दे रहे हैं देवस्थान विभाग के हिसाब से, तो वो हो सकता है सरकार में जा रहा हो। चढ़ावे के रूप में अपनी व्यवस्था आ रही है, मस्जिदों में है, गुरुद्वारों में है, चर्च में है। पूरी दुनिया के अंदर जो सिस्टम है, उस सिस्टम में हमने ये देखा है कि मानव ने एक व्यवस्था तो पॉलिटिकल माइंडसेट से किया, जिसके अंदर संसद में उसका बड़ा विश्लेषण होता है, उसके डेटा दिए जाते हैं, उसकी CAG के तहत तो चेकिंग भी होती है, सारा कुछ उसके अंदर है और कई दिन तक बहस भी चलती है। लेकिन एक व्यवस्था पैरेलल खड़ी है। हम इन दोनों व्यवस्था के ऊपर अपनी बात और टिप्पणियां रखेंगे अपने अपने माइंडसेट के हिसाब से। बहुत सारा पैसा, ये दक्षिण भारत का जो अपना तिरुपति का मंदिर था, जिसका पढ़ रहे थे हम, कि हमारी जो GDP का जो 3.7 लाख करोड़ का जो अमाउंट है, उतना का उतना इनका है। इसी तरह से आप चर्च में उठा लो, बहुत बड़ा विदेशी फंड चर्चों में आ रहा है। इसी तरह से आप मस्जिदों में उठा लो, बहुत सारा पैसा है। अब इन पैसे का हिसाब संसद में कितना होता है, कितना नहीं होता है, एक तो ये हम जानकारी लेंगे। मेरे ख्याल से इनका कोई बहुत ज्यादा जोड़ बाकी वहां नहीं होती, देवस्थान के तहत होता है तो बेस में नहीं आता। बजट के 300 पेज का ये डॉक्यूमेंट मैंने ये आपके सामने मैंने पढ़ा पिछली साल वाला, इस बार निकालूंगा। मैं इन चीजों में जाता हूं तो देखता हूं कि एक व्यवस्था ये तो है जो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में हमारे से ली जा रही है, या सरचार्ज, सेस या किसी रूप में ली जा रही है, वो ले जा रही है। लेकिन ये चंदा,
ये दूसरे तरह से ये जो व्यवस्था पैरेलल में खड़ी है, क्या ये मानव बार्टर मेथड होता, यदि पैसा होता ही नहीं तो ठीक था, इससे तो अच्छा। इधर बहुत बड़ा झमेला आपका हो गया। ब्याह शादियों के अंदर जो खर्चा हो रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। चुनावों के अंदर जिस तरीके का चुनावी चंदा जो है वो उसका हिसाब किताब कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ चुनावी चंदे का देख रहा था नागौर जिले का, तो हमारे यहाँ मेड़ता से एक हरिजन खड़ा हुआ, वो बेचारा सीधा आदमी है, पहली बार ही खड़ा हुआ, हरिजन को टिकट पहली बार दिया। उसका खर्चा हाईएस्ट है क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी, उसके पास में कोई ऐसी टीम सीए वीए की थी नहीं, उसने सही सही बता दिया। तो अखबार में आया कि इसके सबसे ज्यादा खर्चा इसका है। अब वो पार्टी ने दिया होगा, उसने पूरा पूरा हिसाब बता दिया, वो विद इन लिमिट था, खैर आउट नहीं था। मेरे कहने का मतलब है कि एक पैरेलल में एक नदी चल रही है, जिस नदी का पानी कौन पी रहा है, जिस नदी के पानी से सिंचाई किसके खेतों की हो रही है। एक नदी ऐसी है जो कंट्रोल्ड वे में है, इरिगेशन डिपार्टमेंट भी लग रहा है, उसके ऊपर चेकिंग भी हो रही है, गेज भी लगा हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी खोल रहे हैं, हम हड़तालें भी कर रहे हैं। तो ये जो पैरेलल व्यवस्था धन की है, उस व्यवस्था के ऊपर आज हमारा एक चिंतन रहेगा। और हमारे लगभग बहुत अच्छे पैनलिस्ट जो साथी हैं वो बहुत ही ढंग से हैं। तो मैं सबसे पहले डेटाबेस अपनी बातें रखवा लूं ताकि हमें सोचने का फर्क पड़े, क्योंकि डेटा मान साहब के पास भी होंगे तो जो ये किताब में है वही होंगे, और मोटा मोटा कहीं गूगल में कोई डेटा मिला होगा इधर उधर, जैसे मैंने तिरुपति बालाजी का बताया उस तरीके से कोई सुनी सुनाई वो ऑथेंटिक नहीं है, जिसका ने संसद में कोई लेना देना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम संसद में पूरे भारत के अंदर चाहे 1 रुपया भी कहीं से कहीं हो रहा है, मेरी जेब से निकला हुआ रुपया चाहे सरकार ले और चाहे कोई दूसरा आदमी ले, धर्म के नाम पे ले, शादी के नाम से ले, चुनाव के नाम से ले, या किसी भी व्यवस्था के नाम से ले, तो इतने मंदिर बन रहे हैं या इतने गुरुद्वारे, इतने मस्जिद बन रही है। अयोध्या में कोई मस्जिद बनेगी, उसका 5 एकड़ की जमीन, वो धनवरी कुछ गांव है 28 किलोमीटर दूर इस मंदिर से दूर है, वहां कह रहे हैं कि वो इनका मौलवी है वो मक्का का, वो आएंगे और बहुत बड़ा पैसा वहां से वो आएगा और बहुत तगड़ी मस्जिद बनेगी जो एशिया में ऐसी मस्जिद नहीं है। हम ये धन गरीब आदमी कहीं पड़ा है, 1-1 रुपए के लिए तड़प रहा है, और उस धन के अंदर सीएजी भी लगा रहे हैं, ऑडिट भी हो रही है, 1 रुपए के लिए लोग जेल भी जा रहे हैं, इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो मान साहब ओवर टू यू, आप अपना विश्लेषण तथ्यात्मक टिप्पणियों में करें, फिर हम आपके साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद। अभी आपने बता दिया कि प्राचीन काल से ये जो टैक्स लगाने की परंपरा है, ये प्राचीन काल से, पहले राजा महाराजा होते थे वो भी अपनी सरकार चलाने के लिए टैक्स लगाते थे, टैक्स के, लेकिन उसमें जैसे आपने बताया ये बार्टर सिस्टम था कि उसमें क्या हम वस्तु के बदले वस्तु लेते थे। जैसे आज से 50 साल पहले मुझे ध्यान है कि सब्जी वाले आते थे तो हम उसे अनाज के से बराबर की तोल के देता था, महंगी सब्जी है तो वो 2 बार डबल अनाज लेता था, या अच्छी सब्जी है आलू ज्यादा तादाद सस्ती है तो उसके डबल 2 बार तोलता था सब्जी को, उसी अनाज से 1 किलो से 2 किलो। अब चूंकि आर्थिक युग है, अब जमाना चेंज हो गया है, अब हमें प्रत्येक सरकार है या कोई अपना घर का है पर बजट बनाते हैं कि कितनी हमारी आमदनी होगी, कितना हमारा खर्चा होगा, उसका हर आदमी आय व्यय का जोखा रखता है। इसी आधार पे अपना राज्य है उसमें सरकारें अपनी बजट बनाती है, देश है देश बनाता है, पूरी दुनिया अपने अपने हिसाब रखती है उनका। तो मैं सबसे पहले अपना भारत देश का जो बजट बनाती है अपने केंद्रीय सरकार, उसका मोटा मोटा बताता हूं कि जैसे 23-24 का पिछले साल जो 1 फरवरी 2023 को अपनी फाइनेंस मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया था, तो उसमें हम लोगों ने बजट अनुमान लगाया जाता है पहले तो, और कितना खर्चा हुआ ये बताऊंगा। तो मोटा मोटा बताता हूँ कि किन किन मदों में हमें आय होती है, मतलब भारत देश को बजट में आमदनी होती है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट टैक्स लेते हैं, 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स में जैसे इंडिविजुअल पे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे आयकर लगता है। तो आयकर में हमें पिछले साल अंदाजा लगाया गया था कि करीब 9 लाख करोड़ की आमदनी होगी। और दूसरा फिर होता है कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनी में भी इनकम आय पर टैक्स लगता है। तो कंपनी में हमें कुल बजट था उसका भी
करीब करीब इससे मिलता जुलता ही था, कोई ज्यादा फर्क नहीं था कि 9,22,675 लाख करोड़ का बजट था। इसी तरह फिर हमें अलग जीएसटी से 2017 से नया आया कि वन नेशन, जैसे आपने बताया, वन नेशन वन टैक्स के रूप में जीएसटी लागू की जुलाई 17 से, और जो 5 साल हो गए अब उसको, तो इसमें हमें थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, वो 17% मिला बजट का, यानी करीब 10 लाख करोड़ के आसपास इसका फिगर हमें मिले हैं। और जो उन्होंने दिए थे अंदाज से 9,56,600 करोड़ रुपए का प्रोविजन इसमें था, क्योंकि अब ये जनवरी खत्म हुआ नहीं, मार्च तक, 31 मार्च तक जो है टोटल, वो उसके बाद इसका आ जाएगा एक्चुअल फिगर कि कितना हमें मिला। और संभावना है कि जीएसटी इस बार ज्यादा बढ़ाई है, और जीएसटी के जो है 5 स्लैब होते हैं, मुख्यतः 5%, 15% और 18%, 28% तक, मतलब मैक्सिमम 28% जीएसटी लगता है। तो वन नेशन और वन टैक्स का फार्मूला इसीलिए आया था देश में कि मैक्सिमम टैक्स है वो ज्यादा नहीं पड़े लोगों, जैसे इनकम टैक्स है वो तो 30% है, लेकिन उस पर सरचार्ज वगैरह लगा के और ये सेस लगा के काफी पड़ 34% तक पड़ता है। लेकिन जीएसटी का था कि 28% आपको मैक्सिमम जीएसटी लगेगी, और वो बहुत कम चीजों पे लगती है। लेकिन आज हम देखते हैं इसमें सबसे ज्यादा कवर, इसमें 1300 चीजें हैं वस्तुएं, और जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस 500 सर्विस हैं जिन पे टैक्स लगता है, और करीब करीब इतनी ऐसी कोई चीज नहीं जिसपे टैक्स नहीं लगता हो। हालांकि कुछ पे उन्होंने जीरो टैक्स कर दिया है जो बहुत ही आवश्यक है या गरीबों के काम आती है, लेकिन लगता हर चीज पे। यानी आप एक माचिस की डिब्बी खरीदोगे या छोटी सी कोई आलपिन खरीदोगे, उस पर भी टैक्स लगता है, चाहे वो मिनिमम लगता हो 5% वाला। लेकिन इसमें एक विडंबना ये देखो कि आप, जैसे पिछले बार मैंने इसमें डाला था ग्रुप में भी, कि जो हीरा डायमंड है उसकी 0.5% लगती है जीएसटी टैक्स, यानी अमीर जो खरीदते हैं वो तो गरीब आदमी खरीदता नहीं, उसकी क्या दर रखी है। और हम बिस्कुट खरीदने जाएंगे उस पर भी 18% वो टैक्स लगता है जीएसटी के रूप में। उसमें स्टेट भी टैक्स लगाता है, सेंटर इसमें 2 भागों में बढ़ जाता है आजकल, सेंट्रल को देंगे सीजीएसटी और स्टेट का है स्टेट जीएसटी, दोनों का लगता है। और इसी को पहले हम वेट कहते थे, वेट के रूप में। अब ये आपने बताया जैसे डीजल और पेट्रोलियम को इससे बाहर रखा है, क्योंकि इसमें सरकार को ज्यादा फायदा है। 28, तो यदि ये उसमें जीएसटी में आ जाएंगे तो मैक्सिमम 28% हम सरकार लगा सकती है, इसलिए इसका इतना नहीं है। इसके बाद हमें एक्साइज से मिलता है टैक्स। एक्साइज मतलब ये पेट्रोल पे, शराब वगैरह पे, दूसरे कोई भी सर्विस देते हैं, इन पे एक्साइज ड्यूटी से हमें 3,39 करोड़ रुपए की हमें आमदनी से आय मिलेगी। इसी तरह सीमा शुल्क है, कस्टम का है, वो 4%, फुल बजट का 4% मिलता है हमें उसमें। इसी तरह कुछ और चीजें हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जैसे टैक्स ये लग गया जीएसटी, इसके अलावा इनकम टैक्स पे भी हमें एक और टैक्स देना पड़ता है। टैक्स पे भी टैक्स लगता है देश में, ये पड़ता है। इसलिए 5-6 तरह के हैं जिसकी जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए इनको लगाया जाता है। जैसे खेती के लिए भी आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर के लिए टैक्स लगता है कई चीजों पे, और ये एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए अलग है इनकम टैक्स। जैसे हमारा इनकम टैक्स, मान लो एक आदमी की आय है 10 लाख, उस पर हमारा बन गया 10,000 टैक्स, इनकम टैक्स बन गया, तो उस पर भी 4% और लगेगा, जो हायर एजुकेशन और इसके लिए जो काम आने के लिए टैक्स लगाते हैं। और ये कई टैक्स मतलब जो सरचार्ज इसमें भी लगाते हैं साथ साथ, वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट जाता है। ये सेस जो लगाते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें स्टेट का हिस्सा नहीं जाता है, इसके लिए खाली सेंटर के पास ही रहता है। तो सेस में अलग, इसके अलावा हम स्वच्छता का सेस लगा दिया, और दूसरे कई तरह के अन्य सेस हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा रोक रहा हूँ मान साहब, आपसे जानकारी चाह रहा हूँ। हाँ सर। सेस जो लगा, सेस का पैसा इन्होंने सेस स्वच्छता पे लगा रखा है, एग्रीकल्चर पे लगा रखा है, प्रधानमंत्री सड़क बनती है तो लगा रखा है, एजुकेशन है तो लगा रखा है। और इस तरह से क्या ये सेस का पैसा सेंटर को पास जा रहा है, तो उसका पैसा कहीं दूसरे हेड में कोई एप्रोप्रिएशन हो सकता है क्या? क्या उसको कोई बदल सकता है? जैसे स्वच्छता का पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया, एक तो ये हो गया। एक स्वच्छता को आपने पूरे बोर्ड ही बोर्ड लगा दिए, मोदी जी के बोर्ड लग रहे। तो एक तो ये है कि
जैसे एजुकेशन का पैसा है, एजुकेशन का जो एजुकेशन के शेष देता, का हाँ पैसा है, तो एजुकेशन के शेष का पैसा मैं जो पढ़ रहा था नियम उसके अनुसार अंदर ये नहीं सैलरी दे रहे हैं ये लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये देश के ऊपर आपने जीएसटी से पैसा बटोर लिया और वेट से सब तरह से बटोर लिया और फिर शेष का पैसा आपने न लगा दिया एग्रीकल्चर का, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1% शेष है, तो एग्रीकल्चर के शेष का मायना क्या हुआ? वो पैसा तो पता नहीं है कैसे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट और इधर खर्च कर रहे हैं। तो इसके बारे में कोई ऐसी एजेंसी या ऐसे हम कोई पब्लिक लोग या किस प्रकार से इसका कोई ऑडिट होती है, क्योंकि आप रेलवे में ऑडिट से जुड़े हुए रहे, तो इसकी ऑडिट के मायने क्या है कि पैसा कैसे खुर्द बुर्द होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी है फिर मैं। हाँ ऐसा है, कोई भी सरकार का एक नया पैसा भी खर्च होता है उसका प्रोविजन किया है ऑडिट के लिए। हालांकि कुछ सीएजी सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है, सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। उसके अलग अलग ऑफिस हैं, जैसे रेलवे का रेलवे ऑडिट वाले करते हैं, सिविल का सिविल ऑडिट वाले, पीएनटी का पीएनटी ऑडिट, कॉमर्शियल ऑडिट बैंकों इनका, या जो अपनी पब्लिक है कंपनियां हैं उनके लिए कॉमर्शियल ऑडिट है। तो हर एक नया पैसा यदि खर्च होता है उसके लिए ऑडिट, लेकिन वो तो सीएजी वाले को करते हैं, खाली सब वो टेस्ट चेक करते हैं, किसी का 5%, किसी का 10%। उसके अलावा कुछ अकाउंट्स ऑफिस होते हैं हर ऑफिस से संबंधित, जैसे रेलवे है, रेलवे का अकाउंट्स ऑफिस अलग है, वो प्री ऑडिट करता है एक तरह से, अकाउंट्स मतलब बिल पास करने से पहले चेक करता है कि इसमें सही है या नहीं है। और वो उनकी पूरी जिम्मेदारी, अकाउंट्स की मेन जिम्मेदारी रहती है कि जिस हेड में पैसा सैंक्शन था उसी में खर्चा हो। जैसे आपने बताया शिक्षा पे, अब हमारा इनकम टैक्स ये जो शिक्षा पे तो आज से 50 साल पहले से टैक्स ये शेष लग रहा है, और ये शिक्षा के वही खर्च होना चाहिए, स्पेसिफिक पर्पज है उसका कि इसका विकास शिक्षा पे कैसे, जैसे ये शिक्षा पे ब्लैक बोर्ड लाएंगे, वो कोई चित्र दिखाएंगे, उनके लिए स्कूलों में मिड डे मील में भी खर्च करने लग गए इसको आजकल। तो ये सरकार की मर्जी है किस पे करे, लेकिन खर्चा शिक्षा पे ही करेगी। यदि उस पे अलग करते हैं तो अकाउंट्स को इतराज करना चाहिए, सबसे पहले अकाउंट्स वाले चेक करते हैं मेन, इसको ऑडिट का बाद में आता है, जब पेमेंट हो जाता है पूरा। नहीं ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या मिड डे मील का मैंने पढ़ा था, इनकी पूरी मैं पढ़ रहा था शिक्षा के ऊपर, मिड डे मील के ऊपर ये पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये पैसा शिक्षा पे क्या हुआ? मिड डे मील का तो मामला ही बिल्कुल अलग है। नहीं ये तो कहते हैं ये क्या ऑडिट का पैरा बनता है क्या? हम जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं क्या इस बात को उठाएं कि भाई आपका ये पैसा शेष पे लिया, मैं केंद्रित शेष पे ज्यादा कर रहा हूँ, शेष एक पर्टिकुलर काम के लिए लिया जाता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए लिया जाता है कि इतने टाइम में मुझे ये चीज अचीव करनी है और ये चीज थोड़ी कम पड़ रही है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। तो आपने पैसा लिया और मिड डे मील में क्यों डाल दिया? ये है एक्चुअल में मिड डे मील गवर्नमेंट कहती है कि यदि बच्चों को आकर्षित करना है शिक्षा के लिए, जो गांव में रहते हैं या गरीब हैं वो आ नहीं सकते स्कूल तक अपने। शिक्षा पे कैसे हुआ मान साहब, शिक्षा पे कैसे किया? स्कूल में आए उन्हीं बच्चों को देते हैं ना मिड डे मील, हम बाकी तो देते नहीं किसी गांव वालों को, वो जो स्कूल में आएगा उसी बच्चे को देते हैं। तो उनको बच्चों को आकर्षित करने के लिए वो गवर्नमेंट कहती है कि इनको देंगे, लेकिन चूंकि ये ऑडिट का पॉइंट भी देते हैं कई बार हम कि ये उसको शिक्षा में तो उनके लिए ब्लैक बोर्ड लाओ, अध्यापकों की भर्ती करो, उनके लिए किताबें दो, वो तो खाने पे, लेकिन खाने के लिए भी इन्होंने सरकार ने माना है कि क्योंकि यदि हम फ्री खाना देंगे तो लोग इस बहाने पढ़ाई करने आएंगे। सरकार कुछ भी हमारा जो मन अभी हम जो लोग सोच रहे हैं सरकार अपने तरीके से पैसा का एडवर्टाइजमेंट में मोदी जी की फोटो छापे, कुछ भी करे, जो शेष का पैसा है जिस बात के लिए लिया जाता है, तो बात कौन सी? शिक्षा, क्या शिक्षा हुई? जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे टैक्स है इनका, शेष का पैसा है पूरा सेंटर को जाता है और इस पैसे का कोई वो स्टेट को कुछ नहीं, स्टेट अपना अलग लगाता है, वैट लगाता है वो, लेकिन सेंटर का पैसा है इसीलिए क्या है कि स्टेट कमजोर हो, मतलब स्टेट को कुछ नहीं देना पड़े, इसलिए शेष अब बार बार लगाते हैं। क्योंकि शेष का वैसे एक फंडामेंटल नियम है कि मैक्सिमम ये 5 साल से ज्यादा होना नहीं चाहिए। चलो मैं अब रूपचंद जी को ले लूं, फिर मैं आपको लाऊंगा इस शेष और सरचार्ज के ऊपर, आप तब तक अपनी थोड़ा रखें। रूपचंद जी आप मुझे सुन रहे हो तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एक नदी जो पैरेलल चल रही है, इसके सिवाय जो गवर्नमेंट की हम अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, शेष की, सरचार्ज की, जीएसटी की, वेट की, इनकी, और ये संसद में आता है, इसकी लड़ाई हम करते रहते हैं, एक दूसरे पे ब्लेम करते रहते हैं कि उसने गहलोत सरकार ने वेट लगा दिया इसलिए पेट्रोल महंगा।
हम ये कह रहे हैं कि मंदिर की, मस्जिद की, ब्याह की, शादी की, चुनाव की, ये जो नदी चल रही है, इस नदी का पानी कौन पी रहा है और कौन इसकी सिंचाई कर रहा है, इस फिलोसॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से रूपचंद जी आप अपना विश्लेषण दें। रूपचंद जी मकनोत्रा जम्मू से। सबको नमस्कार। मेरा नेट थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहा आज। तो बात चल रही है मणिपुर और समाज में। तो एक बात मोटी है जो पहले आई है कि राजे महाराजे भी टैक्स लेते थे, मगर उनकी बात थी कि जब अकाल पड़ता था तो जो परसेंटेज 4% या 5% या 20% या चौथा फोर्थ शेयर या फिफ्थ शेयर जो लेते थे वो ऑटोमेटिक कम हो जाता था। और जब क्रॉप ज्यादा हो, फसल अच्छी हो गई, तो राजे महाराजों का हिस्सा भी बढ़ जाता था। इस तरीके से उस वक्त के राजे महाराजा या टैक्स कलेक्टर और जनता, उनका एक नेचर की वजह से तालमेल जुड़ा हुआ था कि अगर जनता भूखी मर रही है तो राजा भी के पास भी कलेक्शन की, टैक्स की कमी हो जाएगी, और जनता अगर खूब पैदावार कर रही है तो राजा के पास कलेक्शन खूब हो जाएगी। एक बात तो ये है। मगर जब ये पूंजीवाद का सिस्टम आया, इसमें एक क्या है कि जनता का और उन्होंने सोसाइटी ने अपना एक सोशल कंट्रैक्ट बनाया है, सामाजिक एग्रीमेंट हुआ जो संविधान की फॉर्म में है कि संविधान में दो चीजें दर्ज हैं कि सरकार ने ये करना है और हमारी ये, तुम्हारी ये ड्यूटी है और हमारा ये राइट है, और हम आपके प्रति ये काम करेंगे कि जो आप टैक्स लगाओगे हम आपका खर्चा चलाएंगे। ये एक सोशल एग्रीमेंट है समाज का और रूलिंग एलीट का, और उसी समाज से वो उस काम करने में जाते हैं, वो इलेक्ट करके, और उस सोशल एग्रीमेंट के मुताबिक वो काम करते हैं। आज उस सोशल एग्रीमेंट में इतनी डिस्टॉर्शन हो गई है या इतनी गड़बड़ी कर दी गई है कि जो सोशल एग्रीमेंट करने वाली वी द पीपल है उनको पता नहीं लगता कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो इस वक्त जहां पर अगर भारत के एंगल से देखें, जहां 3 बड़ी नदियां चल रही हैं दुनिया में। एक तो वो नदी है जो सरकार पैसा लेती है और उसमें गड़बड़ी कर देती है, जो आपके पास चार्टर अकाउंटेंट भी बताते हैं, कंपनियों में सीएज भी बताता है, और कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट जो है वो डिफेंस में बताता है, और प्राइवेट कंपनियों का ऑडिट तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते ही हैं। ये 3 सेक्टर तो सारे ऑडिट का, उसमें गड़बड़ी आती है और गड़बड़ी प्रूव भी होती है, उसमें कंपनियां बैठ जाती हैं, सरकार के पास इंक्वायरी भी आती है वगैरह वगैरह। एक वो है जो टैक्स हेवन बने हुए हैं, 77 है वर्ल्ड में, और उसको सरकारें ही इंडायरेक्टली चलाती हैं। वहां पर सारा जो 2 नंबर का काम है कि चाहे वो ड्रग्स का हो, वेपन की इलीगल सेल हो, फ्लैश ट्रेड हो, या वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पैसा हो, या वो वाइल्ड लाइफ के ट्रेड का हो, ये सारा इलीगल मनी जो है वो टैक्स हेवन में जाता है। और टैक्स हेवन का पैसा जो है वो सस्ता, फिर ये कंपनियां चीपर इंटरेस्ट पर, सस्ते रेट पर, ब्याज पर लेकर के उनको अपना काम चला लेती हैं, और वो टैक्स हेवन चलता रहता है बकायदा। और हर कंट्री ने बनाया हुआ है। इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि वो गुजरात में टैक्स सिटी बनाए, अब तो गिफ्ट सिटी बना रहा है इंडिया में। तो इस तरीके से एक पैरेलल तो वो है, और एक है रिलीजियस वाला। आज ही मैंने गूगल देखा था तो सबसे ज्यादा पैसा जो 1200 बिलियन का वेल्थ जो है वो इसके पास पद्मनाभन के पास है, और उसके बाद लिस्ट वगैरह 8, 9, 10 की है, जिसमें चर्च भी ज्यादा है। मगर उसमें 2 पॉइंट नहीं है, ना तो कोई गुरुद्वारा है बड़ा और ना ही कोई इस्लाम का अड्डा है बड़ा। जिसमें 2 बिलियन मिनिमम है, उसमें ज्यादा चर्च है और जो हमारे वाले टेम्पल हैं। तो इस तरीके से जो वेल्थ इकट्ठी हुई है, ये ज्यादा 2 ही सेंटर हैं। और पुराना वक्त जो वेल्थ इकट्ठी करने का था रिलीजियस के एंगल से, ये पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के वक्त था कि अगर गुरुद्वारा है तो दान देते हो गुरुद्वारे, गुरुद्वारे का काम है कि वो गुरमत कन्या पाठशाला खोले और बच्चों को पढ़ाए। कोई अगर इस्लाम को दान करता है तो उसका काम है वहां मदरसा चलाए, और अगर कोई मंदिर को दान करता है उसका काम है वहां वो गुरुकुल चलाए और बच्चों को पढ़ाए। और क्रिश्चियन वालों का काम तो एजुकेशन के साथ पहले जुड़ा ही हुआ। तो इस तरीके से वो रिलीजियस को काम सौंपा था एजुकेशन कर देने का, और जब रिलीजन और एजुकेशन को सेपरेट कर दिया तब प्रॉब्लम वह वो ज्यादा आ गई है। और ये जब लोगों ने माइग्रेट किया, ये अभी कोरोना के दौरान,
तो जहां जहां भी गुरुद्वारा था उन्होंने खाना खिलाया, मगर जहां जहां भी हमारे मंदिर थे लोग भूखे गए। हिंदू धर्म में आस्था है, हिंदू धर्म में आस्था होते हुए भी उनके मंदिर ये दया भी नहीं आई कि हम कम से कम लोगों को जूते कपड़े छोड़ो, खाना ही खिला दें, रेस्ट ही करवा दें कम से कम, कि ये लोग ऑन फुट 700-800 किलोमीटर चल रहे हैं, कब पहुंचेंगे, कौन से लोग रास्ते में मर जाएंगे। तो इस तरीके से ये काम जो है वो सारा चल रहा है। और इसके लिए अकाउंटेबिलिटी जो है अपना सरकारों के पास जो पैसा आता है वो तो इन्होंने ट्रस्ट से भी पैसा ले सकते हैं। जैसे पंजाब की ये जो अकाली पार्टी है उसको गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उसको फाइनेंस करती है। ऐसे ही हमारे यहाँ जो राम ट्रस्ट बना हुआ है, ये अपना राम मंदिर का ट्रस्ट, तो बीजेपी भी इसको फंड से ले सकती है। और ये मंदिर जिसको चाहें उसको भी महंत जो है वो फंडिंग कर सकते हैं ताकि वो इलेक्शन में जीत सके, और इस पैसे की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो इस तरीके से टैक्स हेवन लीगल, रिलीजियस गैदरिंग इलीगल, ब्लैक मनी का होल्ड, और एक जो सरकार के अंदर गड़बड़ी चल रही है सेस की या दूसरे की। तो अभी रिसेंटली एक इंफॉर्मेशन आई थी कि 1 लाख करोड़ पैसा जो है पिछले 4-5 साल के 8 साल में एग्रीकल्चर वालों का, एग्रीकल्चर सेक्टर का अनयूज्ड वापस किया गया है। इसका मतलब जब 1 ट्रिलियन अमाउंट का आप किसानों में यूज नहीं करते जो उनकी बेटरमेंट के लिए आया था, तो क्या मानेंगे किसानों का क्या बेटरमेंट होगा। इतनी मोटी मोटी इंफॉर्मेशन है, और आगे जो सवाल जवाब है उसके बारे में और बात करेंगे। धन्यवाद। मान साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, आपको मैं ले रहा हूं मान साहब, ये सुवालाल जी को लेऊंगा। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये 3 स्ट्रीम बताई, एक सरकार वाली बताई, एक ये ट्रस्ट वाली बताई, और एक ये इन्होंने इस तरह से बताई कि धन के 3 रास्ते बताए, 3 नदियां चल रही है, उसका जो किया। तो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बता सकते हैं क्या कि देवस्थान विभाग जो है इनसे क्या लेता, जैसे मंदिर से क्या लेता है? हाईएस्ट जो डेटा गूगल पे अवेलेबल है उसमें चर्च का पैसा बहुत ज्यादा है, फिर मंदिरों के पास है, और बाकी के पास थोड़ा कम है, और गुरुद्वारों में भी अपने तरीके का जिस है। लेकिन इनकी कोई ऑडिटिंग कंसेप्ट है क्या कहीं किसी गवर्नमेंट में आपके कोई ध्यान में हो तो हमें शेयर करें, फिर मैं सुवालाल जी को लेता हूं वही फिलोसॉफी के पिल्ले पे। जरूर साहब। जैसे देवस्थान स्थान है तो सरकार का है, सरकार में उसका अलग मंत्री होता है, मंत्रालय, और उसका पूरा अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है, बजट दिया जाता है अलग से। जैसे इसके मंदिरों के लिए हम बनाते हैं, सड़कें बना देंगे, कॉरिडोर बना देंगे, वहां पे अच्छी वो टूरिस्ट पैलेस बनाएंगे, तो जो भी खर्चा होगा इसका वो उसका अकाउंट्स में चेक होता है पहले, फिर ऑडिट भी होता है। और ये एजी ऑफिस वाले होते हैं, ये कुछ परसेंटेज चेक करते हैं पूरा। संसद में देवस्थान विभाग के लिए कोई अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसा मॉडल है? स्टेट का मुद्दा है, ये स्टेट को दे रखा है, अच्छा, स्टेट के पास में है। तो हमें इस बात के लिए मंदिरों का या गुरुद्वारों का या किसी का भी ये पैसा कहाँ जा रहा है ये पता करना हो तो हमें स्टेट वाइज इस मॉडल को लेना, सेंटर की इसमें कोई टांग नहीं है। ट्रस्ट जो है, जैसे ये राम मंदिर ट्रस्ट बनी है, सेंटर में इसमें थोड़ा सा तो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसके साथ जोड़ रखा सेंटर में। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट में थोड़ा सा मंदिरों को डेवलप करने के लिए कुछ खर्चा किया जाता है सरकार से, और उनमें किसके पास पावर खर्चा तो हो रहा है। ये तो मैं जैसे सांवरिया जी मंदिर है उसमें एक असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, और मेरा डेपुटेशन वहां हुआ, मैं तो ज्वाइन नहीं किया, बाद में दूसरे ने किया। लेकिन उस ट्रस्ट का मैंने देखा कि वहां एक गुजर जो था वो उसका हेड था, ट्रस्ट का मालिक था। उसने अपने कुएं के चारों ओर सारी सड़कें बना ली थी। तो लोग ज्यादातर कहते थे इधर से अपने बहन के वहां से कोई गांव जोड़ा उसको जोड़ लिया, उधर से इधर जोड़ लिया। यानी ये पैसा यदि आम जन जो है, भाई मैं एज ए एक्टिविस्ट या एज ए सोशल एक्टिविस्ट या ये मेरा खुद का धन मान करके ये मानूं कि किसी भी ट्रस्ट का पैसा, चाहे वो ट्रस्ट चर्च के खाते में आया, चर्च के पास तो बाहर से बहुत पैसा आ रहा, अब हमारे पास तो कोई है नहीं हिसाब। मंदिरों के पास भी बहुत कुछ है जैसा अपन ने डिस्कशन किया। तो इसका कोई ऐसा हिसाब किताब या कोई, जैसे ट्रस्ट तो अपने आप में अलग है, ये ट्रस्ट तो बहुत सारी खुली हुई है, उनकी एक घर की दुकान टाइप है, उसका संसद में किसी प्रकार से कोई ऐसा बहस नहीं होती कि इसमें इतना पैसा आया, तो वो गुरुद्वारा जैसे गुरुद्वारा कमेटी के अंदर कितना आया इनको, ये
ऑडिट होती है वो सिर्फ होती है सीए की, जैसे प्राइवेट कंपनी की हो रही है। हाँ, बिल्कुल सर। अडानी की कंपनी का डिस्कशन थोड़ी होता है अपना संसद में। ना सीए करता मैडम, है। हाँ, बस बात ये है, हर जो मंदिर का इसलिए ट्रस्ट हम इनकम टैक्स एक्ट की धारा हाँ, 12A ठीक है, हमारा, रजिस्टर कराना पड़ता है, तभी हाँ उसको बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हम लोग इस निचोड़ पर पहुंचे हैं कि जो दूसरी नदी का कंट्रोल है, पहली नदी का कंट्रोल तो सरकार के पास में है, सरकार के पास दूसरा नदी का कंट्रोल का एक ढांचा बना रखा है इन्होंने, ढांचा बना रखा है, सीए और सीए और वो करके ये सब इनका मतलब ट्रिब्यूनल बना रखे हैं, इस तरह से एक गाड़मेल जिसको कह सकते हो, मिली भक्ति कह सकते हो, वो वाला कंसेप्ट चलता है। 2 नंबर का पैसे को एडजस्ट करने का एक बहुत अलग तरह का जरिया है, चाहे आप चुनाव में एडजस्ट करो, चाहे शादियों में एडजस्ट करो, चाहे मंदिर में किसी जगह करो, या कहीं भी दो, किसी भी प्रकार से। सुवालाल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सुवालाल जी प्रोफेसर साहब हैं मिजोरम यूनिवर्सिटी से। आप भी इसको फिलोसॉफी से भी जोड़ो, मानव सभ्यता के साथ में, और इस माइंडसेट से जोड़ो कि हम एक्टिविस्ट यदि इस पे नजर रखें तो क्या रखें, क्या आरटीआई भी इन पे कोई मजा नहीं लगता लागू है, और इधर हम इस धन के पीछे अब जान के आप बने बैठे हैं। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट चली गई सीएजी से, और इधर कोई एजी सीएजी ऑडिट किसी प्रकार का कुछ नहीं। ये 2 नदियां भोगट की चल रही है, जैसा इन्होंने कहा जम्मू से मकरौला जी से। सुवालाल जी, आप अपना व्यू पॉइंट दीजिए। सुवालाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? माइक खोलिए प्लीज। आप शायद तो ऑन रूट हो सकते हैं, राजस्थान आए हुए थे, मिजोरम जा रहे होंगे। तो चलो, मैं अब सुवालाल जी शायद कहीं ऑन रूट हो सकते हैं, ये मैं बाकी साथियों से ले लूं। वीरेश, अरविंद जी, आप जो है किसानी से जुड़े हुए हैं, खेत में खड़े होंगे अभी। आपकी नदी में, आपके खेत में पानी जो आएगा वो तो सरकार वाली इससे आएगा, जो भी सब्सिडी आए, चाहे कुछ भी आए, चाहे सेस से आए, चाहे कुछ भी आए। 2 नदियां बिल्कुल साइड में पैरेलल चल रही है, आप इसमें क्या अपना तो पॉइंट लेना पाएंगे अरविंद जी? फिर मैं वीरेश जी भी मीटिंग में जा रहे थे, इसलिए उनसे भी ले लेता हूं उनको, फिर अपने देखेंगे। अरविंद जी, माइक खोल के अपनी बात को रख सकते हैं। कहीं फावड़े लेकर के खेत में बिजी हैं तो बात एक अलग है। अरविंद जी, सुन पा रहे हैं मुझे? चलो अरविंद जी एक बार फोन रख देते हैं, सुनते रहते हैं, ये कहते हैं साहब मैं तो खेत में बिजी रहता हूँ। चलो वीरेश जी, आप अपनी मीटिंग में जा रहे हो, आप अपनी बात को रखो, क्यों आप फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगा आपकी मीटिंग का भी। या मीटिंग में पहुंच गए? हाँ बोलिए। हाँ, पहुंच ही गए करीब करीब, अभी रास्ते में यहाँ रस है। हाँ तो आप अपना 5-10 मिनट का जो भी है अपनी बात को रखो। तो इसमें डिस्टर्ब भी हो रहा, कोई किधर बात कर रहा, कोई किधर कर रहा। करवाओ, अभी करवाओ। हरपाल सिंह जी हैं, उनसे बुलवाओ। हरपाल सिंह जी हैं अपने ग्रुप में। हाँ चलो ठीक है, बाकी भी साथी है कई। सुवालाल जी जुड़ जाते तो ज्यादा ठीक था, लेकिन सुवालाल जी पता नहीं कहाँ बिजी हो गए। चलो चीफ इंजीनियर साहब, आप अपना व्यू पॉइंट, आप सरकारी धन का उपयोग तो कर चुके हैं, कई ऑडिट के पेरा बनवा चुके हैं, कई तरह की ऑडिट आपके विरुद्ध में हुई है और आपने डिपार्टमेंट संभाला है, लेकिन इसके सिवाय दूसरी ऑडिट नहीं हो रही है, उसकी चिंता हमारा ग्रुप आज कर रहा है। और जो आ रहा है पैसा, शेष के नाम से आ रहा है, उसका भी मिसयूज हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट के नाम पे हो रहा है या कहीं इधर उधर हो रहा है। तो इस बात को भी आप इंगित करते हुए हरपाल जी। हनुमान जी, आपका टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग और रेलिवेंट है, और इस बारे में बहुत जनरल पब्लिक को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, या वो बहुत ज्यादा इसमें आंदोलन के तरह से नहीं चला रही है। तो आपने तो बड़ा ये अच्छी सोचा है इस बारे में जागरूक करने का। और देखा जाए तो
इन सारे सिस्टम में कुल मिला के जो सफरर है वो तो हमारा किसान ही है। बेसिकली आप भी किसानों के हित में ही ये सारी चीजों को देखा जाए तो कर रहे हैं। तो और इसमें मजे की बात है कि ये गवर्नमेंट ही हमारी जो भी गवर्नमेंट है, यही गवर्नमेंट प्रेजेंट ही नहीं, सारी गवर्नमेंट जो है को इसका सरकारी तरीके से इसकी लूट हो रही है। चाहे हमारा जो अकाउंटल सो कॉल्ड अकाउंटल वाला आप समझ लो, उसमें भी वो अपनी मर्जी से पैसा लगाते हैं, इक्वली एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं लगाते। रेलवे लाइन भी जहां उनकी मर्जी है, और पहले तो थोड़ा पॉलिटिशियंस बाकी को भी कुछ शेयर रहता था, अल्लाह गुल्ला करके करवा लेते थे वो। लेकिन अब तो वो उन्होंने एक अम्ब्रेला करके एक वो बना लिया है, प्लान हेड में अम्ब्रेला के नाम से कर लेते हैं, एक टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ भाई नई लाइन बनानी है या डबलिंग करनी है, उसका एक किट्टी पैसा निर्धारित कर लिया, इतने लाख करोड़, उसमें 1000 करोड़ लगाना है। उसके बाद तो चुपके से एक अपने क्षेत्र के लिए जो है अपनी मर्जी से कोई सी प्रोजेक्ट सैंक्शन कर लेते हैं अंदर खाने। और पार्लियामेंट भी जो है वो, पार्लियामेंट को भी देखा जाए तो जो हमारे एमपीज हैं वो भी उतने लगता है कि जानकार है ही नहीं। वो तो बस अंगूठा लगा, एक तरह से उन्होंने बस पास करा लिया उनसे, और फिर गिने चुने जो लोग हैं गवर्नमेंट में, जो पॉलिटिशियन है, वो उसका यूज करते हैं। और वो कितना अच्छा यूज करते हैं, कितना खराब करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि वो हम लोगों के हित के लिए तो बहुत ज्यादा करते नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है उस हिसाब से। और रिलीजियस मामले में आप कह लो टैक्स हेवन वाली जो 2 चीजें जो निकाली हुई हैं, इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और आपने जैसे बोला, हर चौराहे पे, हर प्रोजेक्ट पे एक एडवर्टाइजिंग का फोटो लगा दिया गया है गवर्नमेंट, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे केजरीवाल हो, सब खूब इसका मिसयूज कर रहे हैं और रेवड़ी बांट रहे हैं, और एक दूसरे को बोल बोल के हम पब्लिक को बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, जैसे एक अच्छा है एक बुरा है। मेरे हिसाब से तो ये सारे लोगों पे कंट्रोल करने की जरूरत है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी तो एक PIL डली हुई है ना इस बारे में बात, कि टैक्स का पैसा ठीक से होना चाहिए। तो ये तो ठीक है, ये तो टैक्स हो गया, लेकिन दूसरा जो रिलीजियस मामलों में और जो पैसा जा रहा है उसको भी किसी फॉर्मेट अकाउंट करने के लिए, डिजिटल करने के लिए भी कंपलसरी कर दिया जाए कि हर चीज का डिजिटल फॉर्म में पैसा का अकाउंटल होना चाहिए, और उसको भी किसी प्लान हेड में डाल देना चाहिए, ताकि कुछ तो अकाउंटल सिस्टम हमारा शुरू हो जाए। कहने के लिए तो कंपनियों को बड़ा अकाउंट बोर्ड CA लगा हुआ है, लेकिन सारा मिला के मैं गरीब किसान का पैसा ही उसमें जा रहा है, और उसको वो पूरा खा जाते हैं। 15 लाख करोड़ तो इन्होंने खा लिया, NPA वगैरह कर दिया। और किसानों के लिए, जैसे अपने भाई साहब ने बोला कि 1 लाख करोड़ जो है उन्होंने जो अलॉट किया था 5 साल में, वही उसको सरेंडर कर दिया। अरे यार, कम से कम उसी को किसानों को कैश के डायरेक्ट बेनिफिट DBT के अंदर में किसानों को दे देते, वो उसका कुछ यूटिलाइजेशन कर लेता। और परसेंटेज वाइज देखा जाए तो जो एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में वो GDP की परसेंटेज बढ़ी नहीं है, घटी है। लेकिन बताने के लिए ये चारों चीजों से जोड़ के पब्लिसिटी ऐसा करते हैं, बहुत ज्यादा कर दिया। ठीक है चीफ इंजीनियर साहब, आपके व्यू में बात, एक बहुत बड़ी बात तो ये आई, अम्ब्रेला वाला जो गोरख धंधा हुआ, मैं मान साहब के बाद में जाऊंगा। इसके पहले रूपचंद जी, मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूं आपके सामने, जो फिलोसॉफी से संबंधित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पिछली जो मीटिंग हुई, इस साल वाले मेरे डेटा आए नहीं क्योंकि मैं बजट में उलझ गया,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पिछले साल वाले में ये आया कि भाई पूरी दुनिया की जो करेंसी है उसको डिजिटल कर देते हैं और एक लिमिट लगा देते हैं कि इस लिमिट के बाद ऑटोमेटिकली पैसा खत्म हो जाएगा। जैसे 10 करोड़ की लिमिट लगा दी तो किसी भी भारत के किसी आदमी के पास में 10 करोड़ से ज्यादा पैसा रहेगा ही नहीं। दूसरी लिमिट इन्होंने ये लगाई क्या, सजेशन दिया, लगी तो भी क्या, सुझाव दिया था कि भाई आप ऐसा करो कि डिजिटल करेंसी कर दो, उसकी लिमिट लगा दो और लिमिट के बाद में कुछ चीजें ऐसी है जिनको खरीदनी आवश्यक कर दो। क्यों, कंपनी कैसे चलेगी? जैसे चप्पल बने, कोई कह दे मैं तो पहनू ही नहीं, तो कौन सी चीजें जो ह्यूमन सोसाइटी या जिनको जो एसेंशियल चीजें हैं, जो नेसेसिटी वाइज है, उनको खरीदना कंपल्सरी हो, वरना तो क्या होगा, आपकी 10 करोड़ की लिमिट है, आपने सोना खरीद के दबा लिया। तो ये जो संग्रह की, छुपाने की ये प्रवृत्ति जो है, ये ब्लैक मनी का ये मॉडल है जो ये थोड़ा कम होगा और कंपनियां भी पनपेगी, उनकी चीजें बिकती रहेगी। और डिजिटल करेंसी में क्या होगा कि कंट्रोल पावर जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत सरकार के पास रहेगा। यानी आपका 10 करोड़ से ऊपर 15 करोड़ आपके पास में, तो 5 करोड़ ऑटोमेटिकली आपका वेल्थ टैक्स मानो या वो मानो, इस तरह से आ जाए। ऐसा मैंने पूरी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, मैं ऐसे किसी सेशन में मैं सुन रहा था और उसी के तहत है, मैंने सीरीज पढ़ी नहीं है। आपके कोई ऐसा डिजिटल करेंसी के बारे में कोई आप पढ़ते रहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इस साल वाला नहीं पिछले साल वाले में कह रहे हैं, या बीच में कोई मिड टर्म मीटिंग हुई उसमें कोई ऐसी बात आई है? क्या दुनिया इस तरफ जा सकती है, पूरे वर्ल्ड में डिजिटल करेंसी हो जाए और उसकी लिमिट हो जाए? जैसे ये है ना, जियो वाला लगा रहा ना, इतने दिन के बाद में ऑटोमेटिकली आपके पैसे खत्म हुए, उसी तरीके से फिर आपको कह दिया कि ये चीज आपको खरीदनी जरूरी है। ऐसी व्यवस्था के तहत आप क्या सोचते हैं? नमस्कार। इसमें ये है कि डिस्कशन तो आती है जे, मगर जब जे अभी रिसेंटली 2024 वाला जो आया ना रिस्क रिपोर्ट, तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में जो सबसे पहले मोस्ट डेंजर बताया उन्होंने, वो दिया उन्होंने डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का, यानी कि डी फेक का। और डी फेक से ये होता है कि आदमी जो है वो राइट और रॉन्ग में डिस्टिंक्शन करना वो समझ नहीं कर पाता कि क्या कर रहा है। जैसे अभी मान साहब ऑडिटर हैं या आप एक सोशल थिंकर हैं, तो जब इनके नाम पर कोई और कोई इनका फेस लगा करके और कोई प्रपोड कर दे तो हमें समझा यार ऐसा काम हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि डी फेक उन्होंने मेन डेंजर माना उसको। तब से लेकर अब ये डिस्कशन चलती है हर बार डिजिटल करेंसी की, मगर ना तो अभी एग्रीमेंट है और ना वो एग्रीमेंट अभी शादी होने के आसार भी नहीं है। जैसे जैसे एआई आगे बढ़ रही है कि कौन सी एआई किसको डिच कर देगी ये पता नहीं लगता। एक बात तो ये, चलो तो अच्छा ठीक है। हाँ, दूसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि आजकल का जो वर्ल्ड का सिस्टम है ये ग्लोबल सिस्टम बन गया है और हमने ये समझ रखा था, हमने खुद समझ रखा था कि सीएजी और चार्टर्ड अकाउंटेंट या डिफेंस अकाउंट्स वाले जो हैं ये तकरीबन ट्रांसपेरेंसी ला देते हैं। मगर अरफेल का ऐसा एग्रीमेंट है कि जहां के कोर्ट ने और जहां के सीएजी ने उसको क्लीन चिट दे दी है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, मगर फ्रांस में जो इंक्वायरी चल रही है, फ्रांस में इंक्वायरी चल रही है, ठीक। अब तभी तो फ्रांस वाले को 3 बार जहां बुलाया और वहां भी गए, क्यों कि अगर वो इंक्वायरी सुस्त रहे और उस इंक्वायरी का जब तक वो रिपोर्ट ही ना आए या लोग भूल जाएं या उस वक्त रिपोर्ट है जब उसकी जरूरत नहीं हो, तो अगर यूरोपियन कंट्री में तो रिपोर्टें जल्दी आ जाती हैं। और वहाँ के प्रेसिडेंट जो था हॉलैंड है उसने स्टेटमेंट दे दिया कि ऐसे ऐसे बात और ऐसे इतने पैसे दिए गए हैं फलानी आदमी को जो किकबैक। ठीक बात है। अभी वो 26 जनवरी को आए हैं तो देखो दोस्ती में क्या होगा वो इसका मतलब यह है कि एक्चुअली वो दोस्ती नहीं है, वो तो अपना वो जो इंक्वायरी को स्लो कराने के लिए वो जो दूसरी नदी जो है ना, वो दूसरी नदी है, वो उसमें पानी डालने की प्रयास है। सुवालाल जी ने हैंड खड़ा किया। वो सुवालाल जी आप कुछ अपनी बात को रखो, मैं काफी देर से आपको कह रहा था। सुवालाल जी। हाँ, धन्यवाद हनुमान राम जी। देखिए टॉपिक जो है वो काफी इकोनॉमिक
कली है। मेरा देखिए विचार ये है, मानना ये है कि पूरी दुनिया में जो कॉरपोरेट और मिलिट्री और पॉलिटिशियन के बीच में ऐसा अलायंस हो रखा है कि जो मॉनेटरी जो है, मौद्रिक हो या जो पैसा है, उसका सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। ये पूरी दुनिया में ही हो रहा है और ऐसे ही हर देश में हो रहा है। अपने भारत में भी है। तो मनी जो है मॉनेटरी, उसका वित्त का पूरा सेंट्रलाइजेशन हो रहा है और इस सेंट्रलाइजेशन या कंसंट्रेशन है कुछ हाथों में, उसके लिए एक तो मीडिया सबसे बड़ा रोल कर रहा है। दूसरा यह है कि कई देशों में जो पॉपुलर नेशनलिज्म के नाम पर जो एक राष्ट्रवादी सरकारें बनी है, उन्होंने भी ये काम किया है कि पैसे को कम लोगों के हाथों में रखा जाए और यही हो रहा है। और तीसरा यह है कि धर्म और संस्कृति के नाम पर भी ये काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत में ही ऐसा हुआ है कि मतलब कि एक लोकतंत्र में जो सरकार के जो मुखिया है या कहे कि पूरी मशीनरी है वो ही लगी हुई है, मतलब कि धर्म का सहारा लेके राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को केंद्र में लेना है, अपने हाथों में लेना है। यही व्यवस्था टर्की में भी है। वहाँ के भी राष्ट्रपति अर्देन रिसेप तैयब अर्देन ने वो भी यही तरीका अपनाए हैं। वो भी दोबारा बहुमत से तीसरी बार आए हैं और अभी 2000 अभी होगा मई तक इलेक्शन, जब रिजल्ट आएगा भारत में तो यहाँ भी देखिएगा वही दोहराया जाएगा। तो ये सब चीज इसलिए हो रहा है कि पूरी दुनिया में जो अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था एक क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। और ये जो कॉरपोरेट है या जो बिजनेस वाले हैं, चाहे जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस की हो, चाहे वर्ल्ड जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हो, IMF, वर्ल्ड बैंक हो, या जो पॉलिटिशियन है या जो पॉपुलर नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, ये सब ऐसे लग रहा है कि भाई मौका है, इनको पता है कि ये क्राइसिस की तरफ जा रही है इकोनॉमी, तो इनको पता है, इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा ये है कि भाई जितना हो सके उतना अपने हाथों में ले लो। तो ये स्थिति होगी और जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर उसका समाधान बहुत भयंकर होगा, हिंसक वाला ही होगा। ऐसा स्थिति हो रही है दुनिया में। तो अब आप 4 सिम्टम्स में बता रहा हूँ जिसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी है वो भारत की भी है शामिल। भारत में सबसे ज्यादा उससे बीमारियों के लक्षण है भारत में। पहला तो यह है कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। वो महंगाई तब जितनी बढ़ेगी जितना मनी का सेंट्रलाइजेशन होगा, जितना मनी कंसंट्रेट होगी पावर के, उतना ही महंगाई बढ़ती है। दूसरा ये हो रहा है कि जो मार्केटिंग है पूरी दुनिया में, वो मार्केट भी ऐसा है कि वो संचय करता, होल्डिंग करता है। पूरी दुनिया में सरकारें, कॉरपोरेट की मिली-जुली भगत से जो प्रोडक्शन है वो स्टोर हो रहा है। ऐसा नहीं कि भारत में ही लग रहा है, स्टोर हो रहा है और वो एक वजह है महंगाई बढ़ाने में। तीसरा और दूसरा पॉइंट मेरा ये है महंगाई के बाद में बेरोजगारी भी है। ऐसा नहीं है कि भारत में ही बेरोजगारी ज्यादा है, लेकिन भारत में ज्यादा है दुनिया से। यहाँ भी है, हर देश में बेरोजगारी है, खासकर एशिया महाद्वीप के ये वेस्ट जो ये गल्फ कंट्रीज है, इनको थोड़ा छोड़ के बाकी चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो, चाहे इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, हर जगह एक बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या आई है। वो इसलिए हो रही है बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या कि इन देशों में जो राजनीति है वो राजनीति पैसा तंत्र से चल रही है। नाम का लोकतंत्र हो लेकिन वो पैसे तंत्र से चल रही है और पैसा इतना लग रहा है राजनीति में शक्ति प्राप्त करने के लिए कि वो पैसा जो जनता के कल्याण या रोजगार के लिए लगना चाहिए था वो न लग के और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने में लगाया जा रहा है। तीसरा जो है कि पूरी दुनिया में शिक्षा और स्वास्थ्य, जिसको हम कहते हैं सामाजिक कल्याण है, उसकी भी हालतें सुधर नहीं रही है।
पूरी दुनिया में महंगी हो रही है शिक्षा। ये ऐसा नहीं, फिलीपींस इंडोनेशिया में भी यही समस्या बन रही है, मलेशिया तक में ये समस्या हो गई है। हालांकि चाइना इसका अपवाद है, चाइना में महंगी नहीं हुई है शिक्षा और स्वास्थ्य, लेकिन वहाँ बेरोजगारी थोड़ी बढ़ी है। तो ये शिक्षा और जो स्वास्थ्य जो महंगा हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि अ, इन दोनों क्षेत्र में जिस तरीके से मशीन का उपयोग बढ़ा है, जिस तरीके से डिजिटल सिस्टम को लागू किया गया है और जिस तरीके से इसको कॉमर्शियल कर दिया है, पूरा कमाने की तरफ झोंक दिया है कि अभी सबसे बड़े कमाऊ ये दो ही क्षेत्र है, एक तो शिक्षा है और एक स्वास्थ्य है। तो इस तरीके से जिस क्षेत्र को आप सरकार सामाजिक सेवा की बजाय अगर उसको आप कमाने का बना लेते हो तो फिर वो महंगी होती है, और वो जो आम आदमी है जिनके लिए ये शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं होनी चाहिए वो उनसे वंचित हो जाती हैं, वो दूर हो रहे हैं। और यही पूरी इधर जो अपन ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, वैश्विक दक्षिण की, इन सभी देशों में ऐसा हो रहा है। और यही वजह है महंगाई, बेरोजगारी और जो सामाजिक सेवा का जो क्षेत्र जो व्यावसायिक हो रहा है, इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है कि ये दिखाने के लिए इकट्ठे भी हो रहे हैं आर्थिक रूप से, चाहे वो G20 के रूप में हो, चाहे वो ब्रिक्स के रूप में हो, ये दिखाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि इन पर आर्थिक दबाव आ रहा है। अब ये इनका समाधान भी इनसे हो नहीं रहा है। वो समाधान इसलिए नहीं हो रहा है कि इनके राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग है, आर्थिक हित इनके एक ही है, चाहे वो फिलीपींस में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे टर्की में हो। इनके आर्थिक समस्या हित तो एक है, लेकिन उनके समाधान के जो तरीके हैं उनमें सबसे बड़ी बाधा आ रही है इनके राजनीतिक विचारों की विभिन्नता की मैं वजह से एक एक है एक इनके। सवाल खड़ा कर, नहीं सवाल एक पूछ रहा हूँ शिवलाल जी आपसे, मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ आपके सामने। नेशनल पॉपुलिस्ट जो व्यवस्था है, राष्ट्रवादी विचारधारा से सरकारें जो भी आ रही है, लेकिन इसके साथ में जो रिसोर्स हो, जैसे ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ में चाइना भी लूटने जा रहा है, अमेरिका लूटने के लिए भारत को कह रहा है, हम भी उसको पटा रहे हैं। रिसोर्सेज जितने भी हैं नेचर में, उन रिसोर्सेज को लूटने के लिए ये मानव प्रजाति टैक्स का एरा तो है ही, लेकिन रिसोर्सेज लूट के धन इकट्ठा करके और एक व्यक्ति के पास चला जाए या एक गवर्नमेंट के पास चला जाए, तो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में हम क्या सोच सकते हैं कि आखिर ये गरीब सिर्फ इस बात के लिए ही है कि कमा कमा के इन लोगों को देते रहे और ये अपने आप में खत्म हो जाए, नेस्तबून हो जाए। ये रिसोर्स जो प्रकृति ने दिए हैं, पैसा तो चलो हमने कमाया और आपको बांट दिया, भाई आपने छीन लिया, हमारी जेब से निकाल लिया, हमारे टैक्स में निकाला, चाहे पटा के निकाला या हमें बेवकूफ बना के निकाला, दिक्कत दिया। लेकिन हम आखिर ये रिसोर्स के मामले में क्या सोच रहे हैं आप? वीरेश जी आप एक बार ये शिवलाल जी इसका दे दे सवाल, फिर मैं आपको लेता हूं। इसके बारे में क्या सोचते हो? रिसोर्स के मामले में दुनिया किधर बढ़ रही है? इन्होंने पूरी सर्वे करके पूरे दुनिया के रिसोर्स को एक दूसरे की भागदौड़ में कब्जे करने की, पहला पैसा किया, पैसे के साथ में रिसोर्स को कब्जे कर रहे थे। ये बहुत बड़ा घातक नहीं होगा? देखिए, हाँ सही बात है आपका, आपने जो सवाल है, देखिए हो क्या रहा है कि जो ग्लोबल साउथ के जो देश है, इनमें यहाँ जो कॉरपोरेट है ये इस चीज को जान रहा है कि उनके इकोनॉमी जो होती है वो संकट की तरफ जा रही है। उनको पता है, व्यापारी को पता रहता है कि व्यापार या मार्केट या इकोनॉमी किधर जा रही है, उसकी दशा क्या होने वाली है। तो इसलिए इनको पता है, और जब व्यापारी कॉरपोरेट को इस चीज का पता है और तो फिर वो क्या है कि पॉलिटिशियन के द्वारा उसको बदलना चाहते हैं अपने हित में, अपने पक्ष में। और वो बदलने के लिए पॉलिटिशियन यही है, जैसे आपने कहा है कि रिसोर्सेज को लूटना जा रहा है तो जनता पर टैक्स लगा देते हैं। होता क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो सार्वजनिक हुआ करते हैं, वो सबके लिए होते हैं। लेकिन इस समय ये क्या हो रहा है कि सारे रिसोर्सेज को जनता से छीना जा रहा है और छीन के उस पर एक कॉरपोरेट को दिया जा रहा है। ये सारे देशों में हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो ग्लोबल साउथ का जो भविष्य है वो यही होगा कि
जो कॉरपोरेट और जो पॉलिटिशियन और जो मिलिट्री का हो या उसमें मीडिया भी शामिल है, ये मिलके ही एक ऐसे बना देंगे अपना फोरम में या अपनी हित साधने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे और ये दिखाएंगे कि देखो हम गरीबी पर चिंता कर रहे हैं, हम बीमारी पर चिंता कर रहे हैं, हम मतलब पर्यावरण पर चिंता कर रहे हैं, बल्कि ये कुछ करेंगे ठीक नहीं। है, मैं एक टिप्पणी रूपचंद जी की ले लूं, फिर मैं वीरेश जी को ले लूं, फिर और भी साथी हैं। रूपचंद जी, मुझे ये बताओ कि कहीं दुनिया रिसोर्स से छीन करके पूरा का पूरा, और ये सरकारें जो अपने आप को नेशनल पॉपुलिस्ट वाली कहानी है, ये खत्म हो जाएगी या डेमोक्रेसी चिड़िया बन जाएगी, उड़ जाएगी कहीं से? क्या पूरा वर्ल्ड कंपनियों के रिसोर्स के मार्फत ये जो कॉर्पोरेट है वो पूरा दुनिया को अभी ऐसे इनडायरेक्टली तो चला रहे हैं, लेकिन क्या डायरेक्ट भी चला सकती है? दो लाइन में जवाब है, क्या डायरेक्ट ही चला सकती? फिर वीरेश जी है, फिर दो साथी और हैंड रेज कर। हाँ वीरेश। बस कल की एक बात हो रही थी कि जिसमें ये एनालिसिस किया गया था कि तकरीबन 1980 से लेकर के जितने भी कंफ्लिक्ट हुए हैं वर्ल्ड में, टकराव हुए हैं, उनमें 40% टकराव जो है नेचुरल रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए हुए हैं। चाहे वो इराक का हो, चाहे अभी वो जो बेंजूला और उसका गायना का होने वाला है लैटिन अमेरिका में, जिसमें एक तरफ अमेरिका खड़ा है, एक तरफ यूके खड़ा है और एक तरफ बेंजूला खड़ा है जिसकी सपोर्ट में रशिया भी आने वाला है। कि जो गायना में जो पेट्रोल मिला है, तो उन्होंने को 1845 वाला को निकाला है एग्रीमेंट के, ये हमारा पार्ट था इसलिए हम इसको कैप्चर कर लेंगे। नहीं, मेरा सवाल ये, आप देश को एक तरफ कर दो, किस्म के लाभ बनाएंगी जिसमें वो बाई फोर्स नेचुरल रिसोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं रूपचंद जी सवाल ये कर रहा हूं कि क्या कंपनी सरकारों से ओवरटॉप करके और शासन, पूरा दुनिया का शासन कंपनी कर लेगी क्या रिसोर्स कब्जा करके? सरकार तो एक मुखौटा है फिलहाल, तो जैसे कंपनी ही चला रही है, लेकिन फिलहाल तो है ना, कम से कम जनता उसमें वोट देती है, सरकार चुनती है, नेशनल पॉपुलिस्ट आ रही है या दक्षिणपंथी वामपंथी कोई भी आ रही है। क्या ऐसा भी व्यवस्था डायरेक्शन बन सकता है कि कंपनी पूरी की पूरी रिसोर्स करके अपने कब्जे में ले ले और सरकारें इनके हाथ जोड़े खड़ी रहे? तो सरकार रहेगी तो जनता तो ऑटोमेटिक हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? ये एक ही सिक्के के दो, मतलब कारपोरेट पॉलिटिकल सर्कल और कारपोरेट बिजनेस सर्कल जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जे इनको ना तो हम सेपरेट कर सकते हैं और ना ही कुछ, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए, जनमत बनाने के लिए जितना मोदी कैपेबल है इतना अडानी कैपेबल नहीं, ना मुकेश अंबानी कैपेबल है। और पैसा जोड़ने में जितना कैपेबल अडानी और अंबानी है या टाटा है, उतना ये पॉलिटिशियन नहीं है। इसलिए ये एक सिक्के के दो पहलू है कि पीपल्स की पब्लिक ओपिनियन को कैसे रखा जाए अपने कंट्रोल में, एक बात, और इस किस्म के कानून बनाए जाए जिसमें पब्लिक के राइट को कम कर दिया जाए। और बात मेरी पकड़ में आ गई कि भाई पब्लिक को साथ रखे बिना आंदोलन हो सकता है, इसलिए इनको भी पटाए रखो, बाकी शासन दोनों मिलके करेंगे। हाँ वीरेश जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि आपने इतना विषय ये लिया है कि इसमें तो आपने आज पूरा के क्या ढांचा आगे होने जा रहा है। आपने जिस तरीके से इसको ब्रीफ किया है आज की मीटिंग में, सब लोगों ने मिलकर सबकी ओपिनियन आके, सुवालाल जी की, आपकी, इनकी, सबकी जो ओपिनियन में देख रहा हूँ, इस ओपिनियन के बाद ये बात तो बिल्कुल क्लियर होगी कि दो देश बड़े हैं जो रिसोर्सेज के मालिक हैं, एक चाइना, एक इंडिया। चाइना में तो कंट्रोल रखा है, चाइना ने अपने आप को, जो रिसोर्सेज के उपयोग करने वाली, जो उसकी ट्रेड करने वाली एजेंसीज हैं, वो चाहे कॉरपोरेट जिसको आप नाम दे रहे हैं, वहाँ तो कंट्रोल है, गवर्नमेंट के हाथ में है, वहाँ कोई भय नहीं है। हमारे यहाँ जो है गवर्नमेंट इतनी कैपेबल नहीं है कि जैसे आपने आशंका जाहिर की है कि जिस दिन कॉरपोरेट इस पूरे सिस्टम पे, पूरे रिसोर्सेज की अर्निंग्स पे कब्जा कर लेगी, उस दिन क्या हम रोक पाएंगे? जैसे अभी गुजरात से तमाम प्लान कर रहे हैं, कोई भी उठता है वो लोन लेता है,
600-700 हज़ार करोड़ का वो लेके भाग जाता है। तो कल ये कॉरपोरेट नहीं चला जाएगा इसी तरीके से, या हो सकता है अभी तक का जो हमारा कॉरपोरेट का ढांचा है ये पूरा किसी दूसरी शक्ति के द्वारा कंट्रोल हो और इनके हाथ में ही कुछ ना बचे। यानी ये एक बंदर के हाथ में उस तरह देने वाली बात है जहां तक मैं समझता हूं। और ये जिस दिन ये उस तरह से काटना शुरू करेंगे उस दिन पूरे हमारी सिस्टम है अभी तक का, जिसके सहारे इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ की पॉपुलेशन जी रही है, खा रही है, उसके सामने भुखमरी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। आपके हाथ में केवल जागृति करना है। जागृति को आप बड़े सही ढंग से कर रहे हैं। आज की मीटिंग बेहद प्रभावी मीटिंग है, इसको आपको रिकॉर्ड करो दूसरे से, आप इसको पूरी को रिकॉर्ड रखना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आ रही हैं। धन्यवाद। चलो ठीक है, अब मैं बाकी साथियों को ले लूं। मेरे पास जो लिस्ट है मेरे पास में शुरुआत में चेनाराम जी हैं, आप अपना व्यू पॉइंट रखिए 2-2 मिनट में, फिर चेनाराम जी बोलिए। हाँ साहब, रिसोर्स का है। रिसोर्स को ऐसा मैंने देखा है लगभग लोग समाप्त कर रहे हैं। अब जैसे अपनी ये लूनी नदी का ही है तो लोग बजरी सारी निकाल रहे हैं। अब बजरी निकाल दी तो इन लोगों के जो कुएं हैं वो रिचार्ज नहीं हो रहे हैं। मतलब लोगों की अभी थॉट यही है कि भाई संसाधनों को बस खत्म कर रहे हैं। जैसे सामुदायिक लेवल पे कोई इसे सोच नहीं रहा है, ऐसा मैंने देखा है। लोग नहीं सोच रहे हैं या माफिया नहीं सोच रहे हैं, जो धन का या कंपनी नहीं सोच रही है। लोगों का तो कानून बना के सोचा जा सकता है, लोगों को तो बांधा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से कंपनियां रिसोर्स के अंदर नजर गाड़ के सरकार के साथ मिलकर के जो लूट मचा रही है उस पे हम केंद्रित हैं, क्योंकि दिशा उधर जा रही है। बजरी माफिया तो है सही है ये। हाँ, अब तो अपने सर पानी का ग्राउंड लेवल देख लो कितना नीचे जा रहा है, तो भी अपन और उसको बोरिंग कर रहे हैं और खारा हो रहा है और बोरिंग कर रहे हैं। लोगों में अभी तक थोड़ा ऐसे हर आदमी में आएगा कि भाई ये जो रिसोर्स है आने वाली पीढ़ियों के हैं, केवल अपने अकेले के नहीं है, इनको कैसे करके अपन बचाएं। इस प्रकार की लोगों में थॉट समझ जब आएगी तब बात बनेगी। ठीक बात है चेनाराम जी, आपने पब्लिक की तरफ डाइवर्ट किया, मैं कंपनी की तरफ डाइवर्ट कर रहा हूं। डीपी सिंह जी साहब, आप क्या अपना व्यू पॉइंट रखो। माइक बंद करें चेनाराम जी। सबको नमस्कार। नमस्कार। आज बीच में मेरा फोन डिस्टर्ब रहा, बहुत कम सुन पाया हूं मैं, लेकिन जितना सुन पाया हूं बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगा तब कभी अपनी बात रखूंगा। चलो ठीक है। डॉक्टर साहब, आप भी अच्छे चिंतक हो और चित्तौड़ में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो बोलिए। रिसोर्स की बात है तो रिसोर्स में तो ये जो कॉरपोरेट के हाथ में कंप्लीट दिया जा रहा है। और आप बजरी की बात करें तो बजरी पर राजस्थान में तो 480 रुपए टन की इन्होंने रॉयल्टी लगा दी है। और ये एक कागज देते हैं कि भाई ये खनन तो वैध है और ये अवैध है। मतलब एक कागज छाप दें तो वो अवैध खनन भी वैध हो जाता है और उससे जो पर्यावरण को नुकसान होता है वो बंद हो जाता है। कॉरपोरेट को इन्होंने जो जमीनें जो माइनिंग लीज जो दी है बहुत मामूली मात्रा में दी। जैसे अभी टाटा को कोयले की खनें लीज पर दे रखी है तो उसका रॉयल्टी 1 रुपया प्रति एकड़ सालाना है। और 47 के बाद किसी पीएम में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि 1 रुपये का 2 रुपये कर दे। तो कॉरपोरेट के हाथ में तो करीब करीब पूरी अर्थव्यवस्था जा ही चुकी है। कुल मिलाकर लोकतंत्र का एक मुखौटा है कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं देखो एक बात बता दूं कि हम रिसोर्स के मामले में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मारा है। आप उसको कभी सीरियसली पढ़े, उसमें बहुत सारे ग्राफ है, मैंने काफी लेवल पे स्टडी की उसकी। सस्टेनेबल का मतलब यह है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम कुछ रखें। किसके पास जा रहा है, क्यों जा रहा है, जैसे चेनाराम जी की चिंता भी सही है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ नहीं बचा रहे हैं, चाहे कॉर्पोरेट कर रहा है चाहे सरकार गड़बड़ कर रही है। गोल नंबर 12 को आप पढ़ो और बहुत सीरियसली उसको पढ़ना चाहिए, हर आदमी को पढ़ना चाहिए कि हम सस्टेनेबली कैसे रिसोर्स को खत्म कर रहे हैं, क्यों, कैसे करना चाहिए, ये उसमें काफी कुछ आया हुआ। हरलाल जी, बिश्नोई साहब, इंजीनियर साहब, आपके व्यू पॉइंट। डॉक्टर साहब अपना माइक बंद कर लो। माइक मेरे ख्याल से बिश्नोई जी का। हाँ हरपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में कह लो, फिर मैं हरलाल जी डीएफओ साहब के पास जाऊंगा।
आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप अपनी बात को रखते हैं। देखिए, अपने जो रिच स्टेट, जो मिनरली रिच स्टेट है, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट पनपा, क्योंकि वहाँ पे जो बेचारे इतना रिच स्टेट हो गए, लेकिन आम आदमी तो भूखा मर रहा है, और ये कैपिटलिस्ट और बाकी लोग जाके वहाँ पे कब्जा करे जा रहे हैं। तो देखा जाए तो दो तीन चीजें बहुत शॉर्ट में मैं कह सकता हूँ कि कैपिटलिस्ट ही गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं। रिलीजन के मामले में हम लोगों को उलझा दिया है, जबकि इन जनरल किसान और दबी जातियां जो हैं, ओबीसी, एससी, एसटी जो किसान है, ये लोग धार्मिक मान्यता वाले इतने नहीं हैं, काम में बिजी रहते हैं, लेकिन इनको उलझा दिया गया है। और पहले फिजिकल स्लेवरी होती थी, अब जो है नई फॉर्म ऑफ स्लेवरी है, इकोनॉमिक स्लेवरी कर रहे हैं, और उसका एग्जाम्पल आउटसोर्सिंग है, जो हमारी गवर्नमेंट में सब जगह आउटसोर्सिंग चले जा रहा है। तो ये भी एक इकोनॉमिक स्लेवरी है, जो 10,000 में बेचारे एक इंजीनियर 10,000 रुपए की तनख्वाह पा रहा है, जो डिग्री होल्डर। मेरे को तो बड़ी तरस आती है। इस तो हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, हरलाल जी बिश्नोई, आप अपना कुछ रखना पाएंगे? हाँ सर, सबको राम राम। आज बहुत अच्छा टॉपिक था, सभी के बहुत अच्छे विचार थे। मेरा ये है, मेरा सोच कि भाई अपने सारी समस्या तो है, ये पूंजीवाद हो रहा है, सब हो रहा है, इसकी रेमेडी क्या है, क्या करना चाहिए? जैसे पहले समाजवाद भी इंदिरा गांधी ने कोशिश की, उसमें ही कुछ नहीं हुआ। अब ये पूंजीवादी की तरफ दौड़ पड़े, पैसा एक जगह इकट्ठा हो रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। पर इसकी रेमेडी क्या है, क्या करना चाहिए? मतलब किसानों का फायदा हो, आम आदमी का फायदा हो, शिक्षा मतलब सस्ती हो, इसमें अपन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मतलब क्या करना चाहिए? एक विचारधारा उभरे, कोई टीम बने तो ही हो सकता है। मेरे मतलब कहना का मतलब इसे और कई काम करना चाहिए। भाई कैसे सुधारा जा सकता है? ठीक बात है। हाँ, डीएफओ साहब, आप अपना कोई इनपुट दीजिए। नए साल का सबको राम राम सर, पहली दफा ही मिल रहे हैं। इस देश में बहुत कुछ धन है, लेकिन इसको उपयोग करने का तरीका जो है ना, उसमें आमदन की पकड़ दूर होती जा रही है। जंगल थे, प्रतिशत जंगल तो क्या पता कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्वालिटी जो थी ना, साल था, सागवान था, चीड़ था, वो तो धीरे धीरे हो गया खत्म, और उसकी जगह आ गया जूलीफ्लोरा और ऐसे फालतू चीजें। हरियाली तो होती है, पत्ते तो हैं, लेकिन वो नहीं रहा। दूसरा धन में दोनों जो धन है, जैसे जमीन में गड़ा हुआ धन, जैसे मिनरल्स और फॉरेस्ट, ये करीब करीब भाईबंदी एक इलाके में ही होते हैं। तो पहाड़ों में जहाँ अंदर मिनरल है, वहां जंगल भी हुआ करते थे, तो अंदर वाला खोज निकाला तो गरीब धीरे कम, वो गरीबी की ओर जाते जा रहे हैं। और ये जो भारी मात्रा में अंडरग्राउंड धन मिल रहा है, चाहे वो कोई भी रूप में हो, बहुत बड़ी बातें की जा सकती हैं इस सिलसिले में। उसमें आम आदमी की पकड़ दूर, और बहुत ज्यादा बड़े लोगों की बहुत भारी बड़ी पकड़ हो गई। उसमें कभी कुछ फंसा लेते हैं, कभी कुछ फंसा लेते हैं। इसके बारे में जब तक सोच साच करके अपने को एक दिशा देनी पड़ेगी, तो क्या पता आप सुधार हो जाए। बात छोटी सी चिनगारी है। आज आप लोगों ने इतना शानदार डिस्कशन किया, आप सब साधुवाद के बधाई के पात्र हो। आप ऐसे शानदार टॉपिक ढूंढ के लाते हो, धन्यवाद सर। मैं तो इसमें नौसिखिया सा ही हूँ, लेकिन मैंने मेरी बात कही। धन्यवाद सर। नहीं, आपने बहुत बड़ी गहरी बात कह दी कि आम आदमी से ये चीज दूर जा रही है। और हम आज के टॉपिक को लाए इसलिए कि आम आदमी को कोई लेना देना ही नहीं। हम एक बजट आएगा, तालियां पीटेंगे, इसी में अपनी मस्ती मार रहे हैं। हमें पता ही नहीं कहाँ धन गड़ा है, ये मानव सभ्यता कैसे होगी, ये रिसोर्सेज कहाँ जाएंगे, 2 नंबर की नदी, 3 नंबर की नदी, ये कहाँ जाएगी, कैसे जाएगा। इसलिए आम आदमी की पकड़ तब बनेगी कि हम इन चीजों को गहराई से, बहुत नीचे से इनको पढ़े, तब जाकर के कोई। आपने हाथ खड़ा किया क्या सर, हरलाल जी सर? या यूं ही सर, दुर्भाग्य ये है कि जो लेजिस्लेचर अब चुन के भेज रहे हैं,
वो जानबूझ के ऐसे लेजिस्लेचर्स को जो सिस्टम जो है देश को कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो ऐसे लेजिस्लेचर्स ला रही है जो कह गड़े भी बोल ना पावे, मुंह बंद करके चिल के, तो वो खतरनाक है, उससे बचे तो पार पड़े, क्योंकि असली चाबी वो है और वो चाबी इन्होंने हाथ में ले ली और जिनको चाबी तथाकथित रूप से अपन देते हैं वो तो उनके तो वो ताला तो खुलता ही नहीं है, बेकार है, वो चाबी नहीं लग रही उनके, तो वहां गड़बड़ है सर। अब हाँ ठीक है, मध्य प्रदेश से रामनारायण जी जुड़ रहे हैं। रामनारायण जी अपना व्यू पॉइंट रखो, फिर बाद में नवीन कुमार जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उनसे भी हम व्यू पॉइंट लेना चाहेंगे, और फ्रांस से फिर बाद में फूल कुमार जी हैं। हाँ रामनारायण जी, रामनारायण जी अपना माइक खोलो और कोई बात अपनी ओर से कोई इनपुट दो। आप मध्य प्रदेश के जंगलों में रह रहे हैं तो, और व्यापारी भी हैं, धन किधर आ रहा है किधर जा रहा है, कितना टैक्स आप खुर्द बुर्द हो रहा है, कौन सी नदियां कहाँ जा रही है, कौन से धर्म में पैसा जा रहा है। रामनारायण जी। हाँ जी, नमस्कार सबको। बढ़िया सेशन तो बहुत ही आज का जो रहा, मतलब जो चला है वो वाकई काम की चीज भी है, लेकिन वास्तव में भारत की जो जनसंख्या है वो 90% मूर्ख है साहब। मैं अपन अपना जैसा 2 साल से अपन ये एजेंडा चला जा रहे हैं, अपन जो बात जो कर रहे हैं, अभी मैं हमेशा कभी कभी बात करता हूँ कि भाई अपन जैसे सुबह से शाम तक किसान लोग से बात करता हूँ, भाई आपको जैसे व्यापारी टैक्स देते हैं तो व्यापारी अपने जेब से टैक्स नहीं देता, वो किसानों से वसूलता है, उपभोक्ता से वसूलता है। मैंने कई किसानों से, बड़ी बड़ी मंचों से, बहुत सारे किसानों के बीचों में मैं बात करी। भाई मान लो एक उदाहरण देता हूँ मैं, उदाहरण ये है कि जैसे मान लो मेरे गाँव में 12 करोड़ 15 करोड़ की मतलब फसल साल में आती है, वो 15 ही करोड़ की फसल का कहीं न कहीं हम खरीदते हैं, कोई से गाड़ी, किसी ने घोड़ा, किसी ने सोना चांदी, मोटरसाइकिल, बाइक, घोड़ा गाड़ी, जो भी XYZ। तो एक एवरेज जो टैक्स होता है, मान लो वो 5%, 12%, 18 और 28, तो अपन उसका सभी मिला के एवरेज अपन किसी कोई सामान की बात करें तो 15 से 20% होता है। तो 15 से 20% यानी कि आप 10-12 करोड़ का कितना बैठता है। तो तुम लोगों ने इतना टैक्स दिया है तो सरकार से तुमको भी कुछ मांगने की तुम्हारा हक है, तुम्हारे पास तुम्हारा पैसा जमा है ये गवर्नमेंट के पास। तो ये बात टैक्स वाली बात हो, लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं। अभी तो ये एक दौर जो चल रहा है वो जय श्री राम वाला चल रहा है, मंदिर बन गया तो जैसे सब कुछ है, किसी से भी बात करो तो मानने को, तो यहाँ तक कि कुछ कांग्रेसियों से भी मैं मिला हुआ था, पहले बातचीत करता था भाई हम थोड़े अपनी इस टाइप की बात करें, उन लोगों ने भी ट्रैक चेंज करना चालू कर दिया। अरे बोले अब दम नहीं, एक वास्तव में भी दम इसलिए भी नहीं है कि इनके पास पैसा है नहीं, पूंजी मतलब पार्टी चलाने के लिए पैसे नहीं है, स्थिति इनकी भी गंभीर है। आधे लोग पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल होने लगे, लोकल नेता भी लोग। तो देश में साहब मैं तो नहीं मानता कि ये जो स्थिति सुधरेगी। अभी जैसे सभी लोगों ने एक ही स्वर में एक ही बात निकल के आई है कि पैसे वाला बनता जा रहा है, गरीब बनता जा रहा है। तो ये जो स्थिति है जो टैक्स वाली, ये अभी मैं एक छोटा सा और उदाहरण दूं सर, एक उदाहरण और दूं। जैसे मैं 2-3 रोज पहले धार में हमारा हेडक्वार्टर लगता है, एक रजिस्ट्री के लिए गया हूँ मैं। 40 लाख की मान लो मैंने रजिस्ट्री कराई है, उसमें पानी पीने की व्यवस्था नहीं। अब 40 लाख की रजिस्ट्री के लिए कितना टैक्स मतलब जो उन्होंने लिया है 8% के आसपास बैठता है उनका। वहाँ इतनी भीड़ पड़ रही है, जहाँ पहले से हमने बुक करके गए फिर भी हमको वहाँ उनका जो वो सर्वर डाउन हो रहा तो फलाना डाउन हो रहा, तो बुक करने के बाद हमको 5 घंटे लगे, और वहाँ कोई मतलब पेशाब करने की व्यवस्था नहीं। उनके टूटे टापरे में वो काम चला रहे, जबकि रोज के उनको 5-5, 10-10 करोड़ रेवेन्यू आ रहा। तो वो हमारा पैसा इस टाइप का जो है, हमारा पैसा लेके ये लोग जो है वो कारपोरेट के सुपुर्द कर रहे हैं। एक इनकी ऐसी व्यवस्था हो गई मेरे नॉलेज में, तो जनरल पैसा सारा टैक्स का पैसा निकाल के बैंकों को देके और बड़े कारपोरेट को पैसे उनको माफ करना। जी हाँ रामनारायण जी, मैं आपको बता दूं, पब्लिक वैसे बहुत अच्छी है भारत की, लेकिन मैं ये बताऊं कि एक तो क्या होता है कि नेता भी अपने आप में कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट को ये समझ में आती है कि ये माल कैसे बिकता है, तो यह नेता को ये समझ में आती है कि मेरे को वोट कैसे प्राप्त होते हैं। यदि कांग्रेस का आदमी वोट के लिए मंदिर का जय नहीं बोले तो क्या करे भाई, प्रॉब्लम है ना उसको। तो लोगों की माइंडसेट इस तरह, तो लोगों को सिर्फ वोटों की गर्ज है, और इस वोट की आंधी में हर कोई उसको, जैसे कॉर्पोरेट वाला कैसे पचाता है किसी चीज को बेचने के लिए, वो बेचता है और ये खरीदता है। खरीदने वाले में भी इतना ही दिमाग चाहिए। इसलिए क्या है कि ये पार्टियों के गोरख धंधे अपनी जगह अलग है, लेकिन हम जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं वो इस माइंडसेट से सोचते हैं कि किसी अवेयरनेस की, किसी चिंगारी से
क्योंकि दुनिया जो चलती है ना वो इंटरनेशनल कंसेप्ट से चलती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF, ये लोग पढ़ते नहीं। WTO कौन सा समझौता कब हो जाए, फिर सेकंड फेज की हमारे यहाँ संसद से चलती है। लेकिन अब इन चीजों का किसी को भी पता नहीं कितने कानून बने। हमने पिछले 2-3 साल से ये एक संसद की एक लाइन सुनी, उस लाइन को हमने डिस्कशन किया और जितना हमारे से संभव हुआ हमने रिकॉर्ड किया, लोगों को कहा। लेकिन आदमी कोई 15-20 जो भी हम आते हैं हमेशा वही 15-20 आते हैं, इससे ज्यादा आते वही तो नहीं। समस्या बड़ा है अभी तो जिनसे बात ये करो बहुत वो ये टाइम लगेगा। देखो इसके लिए बहुत दिमाग चाहिए। अब नवीन कुमार जी और उसके बाद में फूल कुमार जी, माइक बंद कर दीजिए रामनारायण जी आपका। नवीन कुमार जी आप अपना, हाँ नवीन जी आप अपना हाँ माइक खोलिए और बात करिए। सभी को नमस्कार। बहुत ही सार्थक चर्चा चल रही थी और मुझे पहली बार जुड़ने का मौका मिला है। टॉपिक जो है जिस प्रकार आपने जिसने दिया कि चुनावी फंड को लेकर के अभी तक मुझे यहाँ पर कोई डिबेट नहीं देखी। जैसे चुनावी फंड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला जो मैटर है, ये कितना अब अपने कॉर्पोरेट को कह रहे हैं कि जी कॉर्पोरेट ये कर रहा है, कॉर्पोरेट ये कर रहा है। ये बात भी हमें सोचनी पड़ेगी कि सरकार वास्तविकता में ही कॉर्पोरेट चला रहे हैं आज की टाइम, और वो भी ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल करके। भाई नीतियां बनाते हैं तो ब्यूरोक्रेटर बैठ कर ही तो नीतियां बनाते हैं, और वो जितनी भी इनके साथ में जो चर्चा होती है वो आपस में यही करते हैं। आम आदमी का या आम जितने भी सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उनकी राय बहुत ही कम ली जा रही है। इसलिए आप देखेंगे कि कितना बड़ा पैसा है और उस पैसे का किसी को पता नहीं चल रहा। सरकार उसको गाड़मेल कर रही है, और ये आज से नहीं हो रहा है। आप देखें तो लंबे टाइम से, देश आजाद होने के 75 साल बाद में अगर हम देखें तो टाइम टू टाइम, और ये बात भी सही है कि भाई जो चंदा देने की जो प्रथा है वो कोई आज नहीं है। देश आजाद होने से पहले भी कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया जाता था। जैसे जमनालाल जी बजाज की मैं बात करूं तो वो गांधी जी के 5 पुत्र माने जाते हैं, वो इसीलिए माने जाते हैं। बट बात यह है कि उस टाइम में और आज के टाइम में कितना फर्क है, और आज जो ये जो जितनी भी कॉर्पोरेट जगत है ये किस प्रकार गवर्नमेंट को मतलब पकड़ के चल रहा है, इस पे हम सबको सोचने की जरूरत है। इसकी अवेयरनेस बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं दिखती। यहाँ की बड़ी बड़ी पार्टियां भी इस पे साइलेंट होके बैठी हुई है। ये बड़ा दुख का विषय है कि पार्टियां भी ये बताने में नाकामयाब साबित हो रही है। तो मैं चाहूंगा कि इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला मैटर ये कहाँ तक हमारे लिए नुकसानदायक है, आप सभी जितने भी विशेषज्ञ हैं वो इस पे थोड़ा सा हमें जानकारी प्रदान करें। दूसरा, डिजिटल करेंसी और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो आई है, ये भारत के अंदर कितनी मतलब कारगर साबित होगी? क्या ये वही सिस्टम हो जाएगा कि हमने 2016 के अंदर बिना सोचे समझे ही हमने एक फैसला ले लिया कि हमने जो है नोटबंदी कर दी और ये जो कर दिया, तो उसका कितना बड़ा नुकसान होगा? अब ये इसको लेके आ रहे हैं, इसके लिए एक बाकायदा नितिन गडकरी जी ने भी कहा है कि भाई इसको ऊपर जो है कमेटी बना दो, इसकी जांच चल रही है, लॉन्च भी हो गई है डिजिटल करेंसी है। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का जो मामला है और ये कितना मतलब गहरा है, इसको भी आप थोड़ा सा हमें जरूर समझाएं ताकि हमारे समझ में आए कि ये मामला हमारे लिए कितना सार्थक होगा या इसके दुष्परिणाम यही होंगे। चलो नवीन जी, ऐसा है कि मेरा जो ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का जो चैनल है, कभी आप उस पे जाना। बिटकॉइन पे भी हमने पूरा एक सेशन दिया है और इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे पूरा सेशन है। 1% वोटों की लड़ाई है, ये भी हमने डिस्कशन किया था उस टाइम कि सारी जैसे यहाँ पे सब पार्टियां ये सारी मेरा 1% वोट जाए ताकि मैं 2 नंबर का पैसा 1 में करूं। दूसरी पार्टी दूसरे को 1% लेकर के उसके मार पर चंदा लेना, ये बहुत बड़े गोरख धंधे हैं। ये इसको चौथी नदी कह सकते हो आप। 30 नदियों का हमने 3 नदियों का डिस्कशन किया। चौथी नदी फ्रांस से फूल कुमार जी जुड़े हुए हैं, तो फूल कुमार जी आप अपना व्यू पॉइंट दीजिए। नमस्कार सर, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। एक तो पिछले काफी दिनों से मेरे 3-4 सेशन शायद मिस हो गए। हाँ, 2-3 हो गए आपका। हमें भी आपकी अनुपस्थिति खली, लेकिन आपका क्या उजमा में वर्कलोड था इसलिए हमने आपको किया। इसलिए ना क्या है कि आज वाला मैं सेशन में ये मानता हूँ कि अगर मिस कर जाता तो मैं बहुत कुछ नया मिस कर जाता। और सुवालाल जी ने तो जो एकदम फ्लॉलेसली जो रीजनिंग के साथ इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में चीजें रखी, मल्होत्रा सर ने रखी, रामनारायण जी ने रखी। अब इसमें मेरा इनपुट ये मानना है कि ये ना एक अमलगमेशन है, मिश्रण जिसको बोलते हैं। इनमें कोई भी फैक्टर ऑटोनोमस नहीं है, ये सारे इंटरडिपेंडेंट हैं।
सबसे जो चीज स्टार्ट होती है वो होती है सोसाइटी का जो आपका सोचने का, आपका जो स्टिग्मा होता है उसको मोल्ड करके मैनिपुलेट करने का सबसे बड़ा गेम वहां से शुरू होता है, जिसके लिए इंस्ट्रूमेंटल्स हैं आपकी कल्चरल और रिलीजियस बॉडीज। उनको फाइनेंस करता है कॉरपोरेट, उनको एग्जीक्यूट करवाता है पॉलिटिकल लॉबी। अब इसमें जैसे कल्चरल फ्रंट पे जैसे ये समरसता का एक नैरेटिव चला रखा है, जो ये हमारे यहाँ संघी जिनको बोलते हैं इन्होंने। अब ये समरसता में क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कहने को तो समरसता ये है कि भाई मोटा मोटा सबका सोशल स्टेटस वही रहे जो होना चाहिए, लेकिन अंडरग्राउंड गेम वो है कि जो चतुर्वर्णीय वाला सिस्टम है वो ज्यादा हावी होता जा रहा है, और इसीलिए आपका साइकोलॉजिकल जो ऑटोनॉमी है ना वो इसके द्वारा बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इतनी हो चुकी है कि लोगों ने इनके जुर्मों के आगे सरेंडर करना ऑटोमेटिकली उस लाइन पे जाते हुए अपने आप को डाल लिया है, जहां पे जब प्लासी का युद्ध होकर के 1700 कब था वो 1789 कुछ था, जब प्लासी के युद्ध हुए थे, और उसके बाद अंग्रेजों ने कलकत्ता में मार्च पास्ट निकाला था, तो वहां पे हमारे लोग उनका विरोध करने के बजाय उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे। और वो फूल किस लिए, तब अंग्रेजों ने क्या कहा था कि अगर ये लोग हमें उस वक्त पत्थर मार देते तो हम वापिस चले जाते शायद। तो वो उनकी मेंटेलिटी उस लेवल तक क्यों जा चुकी थी, क्योंकि जो ये आज फिर से जैसे ही इन लोगों से इनको आजादी मिली अंग्रेजों से, उनसे ये उसी लाइन पे चल पड़े हैं। आपको इतना तड़पा देंगे, इतना तंग कर देंगे कि कल को कोई दूसरा अंग्रेज या मुगल आएगा ना तो आपको वो ज्यादा अच्छे लगने लगेंगे। हमारा सिस्टम वापिस ड्रॉबैक मतलब यू टर्न कर चुका है जो सोशल ऑर्डर का है, और ये उसको वहीं लेके जा रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो यहाँ पे अगर आपको इनसे निकलना है तो एक तो अपने समाज के अंदर जो रिलीजियस बॉडीज हैं, यानी कि जो मेनली दो यहाँ पे हमारे यहाँ अपने ही धर्म के अंदर दो मेन स्ट्रीम चलती हैं। एक वो जो मूर्ति पूजा वाले सिस्टम के हैं, एक वो जो मूर्ति पूजा नहीं करने वाले हैं। मूर्ति पूजा नहीं करने वाले में चाहे जसनाथी हो, चाहे नाथ हो, चाहे आर्य समाजी हो, चाहे ये जितने भी हैं सो कॉल्ड, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि मूर्ति पूजा वाली सेगमेंट जो है जो करने वाली है वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो चुकी है और ये सारे डिस्पर्स पड़े हुए हैं। तो जब तक ये जो सेगमेंट है जिसके अंदर की मेजोरिटी किसान है, जो मूर्ति पूजा नहीं करने वाला सिस्टम है, इसमें मेजोरिटी किसान और लेबर क्लासेस है सारी। जब तक इसमें बुद्धिज्म भी आ गया, इसमें और भी बहुत कुछ आ गया, जब तक ये ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तब तक ये जो दूसरी सेगमेंट है मूर्ति पूजा करने वाली, ये इसको नहीं जीत पाएंगे और ये ऐसे ही सिस्टम चलेगा, पहला पॉइंट। लेकिन यहीं पे एक आस की रोशनी देखती है सिख। आप देखो, चाहे निज्जर का मामला हो, चाहे वो उधर पन्नू का मामला हो, बेशक वो जो भी हो, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे कुछ हो, लेकिन जैसे सिखों ने इनसे ना डरते हुए इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पैठ ऐसी बनाई है, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सारे इनकी बजाय, बावजूद इसके की मेजोरिटी है सो कॉल्ड हिंदुइज्म की, बावजूद उसके इनके साथ खड़े हैं। तो मेन बात यह है कि इंटीग्रेशन पे रहना पड़ेगा, इंटेग्रिटी पे, और इन इंटेग्रिटी पे रहते हुए अपने कल्चर को, कस्टम्स को और इन सोशियोलॉजीज को संभालना पड़ेगा, तब जाकर के ही आप वापिस उसके ऊपर आ पाओगे, जिसको कहते हैं कि इकोनॉमिक कंट्रोल। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और है, आजादी से पहले अंग्रेजों के साथ या कह लो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे यहाँ से 3 चैनल चलते थे, एक किसानों का, एक व्यापारियों का और एक रिलीजियस एस्पेक्ट का। रिलीजियस एस्पेक्ट में आरएसएस और ये थे जैनी, आप कह सकते हैं इनको। अच्छा जी, इसके बाद जो एक किसानी एस्पेक्ट था उस पर सर छोटराम का चैनल था और जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, और एक जो तीसरा रहा ये इसका क्या बोलते हैं जो व्यापारियों का चैनल। तो इन 3 चैनल्स में से 1947 के बाद किसानों वाला चैनल डेड पड़ा है। हालांकि सिक्खी जो है किसानी बेस्ड, मेजोरिटी बेस्ड रिलीजन है, उसने इसको जिंदा रखा है, लेकिन हमारे वाले अंदर जो सबसे है वो इसको छोड़ कहीं ना कहीं पीछे रह गया। इसमें ये भी एक पॉइंट है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे हमें हमारी इन चीजों को वापस उसी अवेयरनेस के साथ ला करके जोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे जैसे ग्रुप थोड़ी बहुत ट्राई भी करते रहते हैं। इसमें एक खास बात ये भी रखते हैं, इसमें कहीं भी हमें देशद्रोह के या इनसे नफरत के एंगल पे भी नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन है विद इन ए रिलीजन, हमारी पोजीशनिंग है,
वो जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक चीजें नई लाइन पे आने वाली। बहुत तहस नहस कर रखी हैं चीजें। और कुछ हमारे इंटरनल लोगों ने एक नाव में, दो नाव में एक टाइम पे पांव रख के लोग चल रहे हैं। जैसे चाहे सबसे पुराने सोशल इंजीनियरिंग के खाप सिस्टम मान लो, मोर देन 50% जो चौधरी हैं उनके मल्टीपल एजेंडा है। चौधरी भी चाहिए और राजनीति भी चाहिए, कोई फलानी पार्टी में है, कोई दगड़ी पार्टी में है। जबकि आरएसएस और बीजेपी इसको इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से चला रही है कि आप एक टाइम पे या तो सोशल वेलफेयर में रह लो, यानी आरएसएस में रह लो, या आप बीजेपी में जा लो। तो ये वाला जो सेटअप हमारा वाला ना, सारा तहस नहस हमारी कुछ खुद की इंटरनल कमियों की वजह से और कुछ इनके प्रोपेगेटेड जो हमारे ऊपर ट्रैप्स हैं उनकी वजह से। थैंक यू। ठीक है, मेन बात यह है फूल कुमार जी जो आपने बात कही, उसमें मैं मेरा इंटरवेन ये कर दूं कि वोट के लिए, जैसे रामनारायण जी को, वोट के लिए ये धर्म को त्याग सकते हैं, वोट के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं जब तक ये सर्वे होती है। गणेश जी को जब दूध पिलाया गया तो सर्वे हुई, अभी झंडियां बांटी गई तो सर्वे हुई। अभी सर्वे में जो पास, देखो माइंडसेट इतना लोगों में है नहीं, दुनिया उस स्तर पे नहीं सोचती, वर्ल्ड बैंक के लेवल पे नहीं सोचती, इंटरनली उस लेवल पे IM वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लेवल पे नहीं सोचती। जैसे यहाँ एजेंडा फिट होते हैं ना, जब तक आप वर्ल्ड ऑर्डर को, दुनिया का जो ऑर्डर जा रहा है उस ऑर्डर को समझो, और उसके बाद में जैसे अमेरिका फिर वापस उस गिरपथ में जाने जा रहा है कि ट्रंप जो दौर जीत चुका है, तो ये नेशनलिस्ट जो एजेंडा है ये भी एक टिपिकल है। जबकि आदमी को जीना है, रोटी खानी है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना, इससे आगे कोई काम नहीं है। लेकिन ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ एक लास्ट पॉइंट जोड़ दूं। किसान हो चाहे इवन व्यापारी हो, जो व्यापारियों की जो सेकंड लाइन की क्लासेस हैं, टॉप वाली नहीं, सेकंड लाइन की, या इवन जो लेबर क्लासेस हैं, इनमें जातियों के नाम पे किसी में 100, किसी में 200, गुर्जर हो, जाट हो, यादव हो, कोई दलित हो, जो कोई ओबीसी हो, या इवन जो व्यापारिक जो सेकंड लाइन की कम्युनिटीज हैं वो हों, इनमें 100 200 संगठन है, फलाना जाट सभा, फलानी जाट मंच, ये वो। लेकिन इन 200, अगर मान लो किसी कम्युनिटी के अंदर 200 भी है ना, उन 200 का अपना एक कॉमन एजेंडा नहीं है किसी का, वो कम्युनिटी को अपने एंगल से खींच रहा है। वो मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये टारगेट जो जीवन नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं। ये तो सर्वे होती है, और सर्वे में कोई आदमी जब मच्छर पकड़ा जाता है ना, किसी वो जाली में कोई पकड़ने का वो है ना पिंजरा, तो वोट के पिंजरे की बात है, इसलिए ये चलेगा। ये जब तक हम जो है ना, हमारे अंदर सोचने की शक्ति, जब तक ये जो लीडर है ना, जो 100 500 500 1000 के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका सरजोड़ सबसे पहले जरूरी है। थैंक यू। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए क्या है कि ये लोग जब एक आदमी वोट के लिए लालच रहता तो धर्म के मार्फत मिले तो धर्म ले लेगा, और के मार्फत लेगा। चलो हाँ, चलो राम प्रसाद, यहाँ रूपचंद जी आपको और हरलाल जी को मैं बाद में ले रहा हूँ। अभी मेरे पास में 2-3, एक संदीप जी है, और फिर मैं आपको लेता हूँ, आपके हैंड रेज है। फूल कुमार जी माइक बंद करिए। राम प्रसाद जी आप क्या कहना चाहेंगे? बाद में संदीप जी है, और उसके बाद में 2 हैंड रेज है। अब टाइम भी अपना 5 मिनट ही बच रहा है। हाँ राम प्रसाद जी। आवाज नहीं आ रही राम प्रसाद जी आपकी, माइक बंद है क्या? माइक तो चालू है और आवाज नहीं आ रही है, वॉल्यूम कम है आपका, कोई समस्या है टेक्निकल। चलो संदीप जी आपको ले लेता हूं मैं। राम प्रसाद जी की कोई वो, मुझे लगता है वॉल्यूम कम है। हाँ जी संदीप जी आप। संदीप महसूस जी आप नए जुड़े हैं, आपने पूरा मैच सुनी है, आपके व्यू पॉइंट दे दीजिए, थोड़ा परिचय भी दे दीजिए। चलो तो मैं, हरलाल जी आपका हैंड रेज हुआ है, कोई का कहना चाह रहे हैं? 3 मिनट बाकी है अपने। सर मैं तो मेरी बात कह चुका था। हरपाल सिंह जी का आ रहा है, शायद वो दूसरे हैं। हाँ चलो 1 मिनट हरपाल जी। हाँ राम प्रसाद जी कुछ आपका माइक खुला है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, बोलिए। चलो कोई प्रॉब्लम है आपके, फोन बंद कर दो, आपके कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो अब मैं
सम अप के लिए रूपचंद जी आप इस पूरी बेस को 2 मिनट 3 मिनट में आप सम अप कर दीजिए कि हम किस दिशा में बढ़े, क्या कोई नई बात जुड़ी या हम कुछ अच्छा, कोई इसमें डायरेक्शन। मैं एक आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, या एक नई थाट देना चाहता हूँ। वो ये है कि 1980 लेकर के 1999 तक 20 साल में 4212 नेचुरल डिजास्टर आए हैं, 119 मिलियन लोग मारे गए हैं और 1.63 ट्रिलियन का लॉस हुआ है, एक बात। और 2000 से लेकर 2019 तक इन 20 सालों में नेचुरल डिजास्टर बढ़ गए हैं 7348, मतलब 7348 नेचुरल डिजास्टर, 123 मिलियन लोग मारे गए हैं और 2.97 ट्रिलियन का लॉस हुआ है, एक बात। और इंडिया की जो नेचुरल इकॉनमी है, जो नेचर का सिस्टम है, वो हमें हर साल 125 ट्रिलियन डॉलर की सर्विस दे रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन की शक्ल में, चाहे वो ताजा पानी में, चाहे वो ग्लेशियर्स में, चाहे वो रिवर की फार्म में, चाहे वो सॉइल की फार्म में। और हम 125 ट्रिलियन डॉलर की नेचुरल इकॉनमी को या नेचुरल सर्विस को डिस्ट्रॉय करके 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बना रहे हैं, एक बात तो ये है। और जिनकी कॉपी हम कर रहे हैं वो ये मॉडल है, जिस पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा फूल जी को सोचें इस पर, कि यूरोप का मॉडल या अमेरिका वाला मॉडल जिसमें पॉपुलेशन कम है, कंजप्शन बड़ी हाई है, और उसके लिए उनको हाई टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि वो जल्दी जल्दी ऑटोमेटिक चीजें पैदावार करेंगे, मैन पावर वहाँ कम है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन लार्ज स्केल पर है, कंजप्शन बड़ी लो है, जिसकी डाटा आपको तो इसमें आया है यूएनओ का कि 74% लोग जो वो हेल्दी डाइट सपोर्ट करने में अनेबल हैं। 81 करोड़ को तो 5 किलो राशन मिल रहा सरकार का, अंदर कंजप्शन इतनी लो है। और हमारे यहाँ नीड है लार्ज स्केल सर्विस सेक्टर, जिसमें नेचुरल एग्रीकल्चर हो, वाटर हार्वेस्टिंग हो, एजुकेशन और हेल्थ हो। तो हमारी इकानमी का जो मॉडल है वो नया बनना चाहिए कि जीडीपी आधारित जो डेवलपमेंट मॉडल है ये पॉसिबल चलने की नहीं है, और ये क्लाइमेट चेंज ला करके आदमी को मरवाएगा। ये मेरा सबसे सवाल है, इस पर सोचना। धन्यवाद। चलो ठीक है, और किसी की कोई बात हो तो 1 मिनट बच रहा है हमारे पास भी, तुम्हें कोई बात कहना चाह रहे हो, कोई हरपाल जी का एंड्रेस था, कोई बात हो बच्ची हो तो हरपाल जी। हाँ, मैं समझता हूँ कि ऑनेस्टी और वैल्यू सिस्टम आना जरूरी है, और हमारे पास प्रोफेशनल्स की कॉम्पिटेंट टीम होनी चाहिए, उनको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। आज की तारीख में मैं भले इंजीनियर इन चीफ रिटायर हुआ हूँ, लेकिन एक जेई के पास बहुत पैसा होगा तो उसकी वैल्यू समाज में उसको ज्यादा आंका जाता है। तो और जहां तक पब्लिक गुमराह हो जाती है तो हमारे को चरण सिंह जैसे, छोटू राम जैसे नेताओं की जरूरत है जो सही रास्ते पे लोगों को ले जा सके। मेरे को तो वो आता है कि चरण सिंह जी अगर थोड़ा सा नमस्ते कर देते उसको, इंदिरा गांधी को, तो 5 साल राज करते और हमारी दशा इस बुरी हालत में नहीं होते हम लोग। ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब कुछ आप कह रहे थे, मैं बंद कर रहा हूँ फिर सेशन अपना, क्यों रिकॉर्ड होता है लंबा। हाँ 1 मिनट में अपनी बात को रख दूं। वो ईवीएम से किस प्रकार वोटों की बदली की जा सकती है, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक प्रोग्राम बनाया है, जिसका भी 3 बजे पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप चाहो तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप सभी देखिए और ये सोचिए कि किस प्रकार सरकारों को जनता की चिंता नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि उनको ईवीएम किस प्रकार वोट ट्रांसफर कर दे रहा है। चलो आप डाल देना ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत पे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू सबके जुड़ने के लिए, आप सभी का आने का। अगले संडे फिर इसी वक्त 11:22 पे किसी विशेष टॉपिक में बजट आ जाएगा, तब तक तो बजट पे ही मुख्य रूप से रहेंगे। मान साहब का विशेष धन्यवाद, आपने बहुत डेटा भेजे हमें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।